नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, उत्तराखंड का स्पेशल करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का जितना भी फैक्चुअल डाटा है उसे हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये हिंदी माध्यम वाला है, बिल्कुल ऐसा ही इंग्लिश का भी मिलेगा। तो देखिए, इसमें यहाँ तीलू रौतेली सम्मान से शुरू होता है, जो कि एक पुरस्कार है और ये राज्य स्तरीय है, उत्तराखंड राज्य का विशेष है। उत्तराखंड की वीरांगना थी तीलू रौतेली और उन्हीं की जयंती थी 8 अगस्त की तारीख पर। तो 8 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार ने राज्य की 22 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया और यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल से पुरस्कार की धनराशि को 51,000 रुपए करने की घोषणा की है, यानी बढ़ाने की घोषणा की है। पहले ये कितनी थी? पहले इसका जो मापदंड था उसे आप देखें, ये 31,000 रुपए था और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र मिलता था। और अब बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा हुई है, तो ये 51,000 हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2006 में हुई थी और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम है और चूंकि इसकी पुरस्कार राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, इसलिए ये चर्चा में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि किसको किसको इस बार मिला है। तो यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है और जिन महिलाओं को दिया गया है उनके नाम दिए हैं। जैसे कि कोविड संबंधी जो कार्य थे, मतलब उसमें विभिन्न कार्य आते हैं। तो इन क्षेत्रों में चंद्रकला तिवारी, जो कि चमोली जिले की थी, पार्वती किरौला और बबीता पुनेठा को मिला है। यहाँ इनका जो जिला है उसे आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नैनीताल की हैं पार्वती किरौला और बबीता जी जो है वो पिथौरागढ़ की। इसके बाद स्वरोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो ममता मेहरा, जो कि बागेश्वर से, अंजना रावत, इन्हें पौड़ी, मतलब ये पौड़ी क्षेत्र की हैं, और भावना शर्मा, ये अल्मोड़ा क्षेत्र से हैं। इन लोगों को दिया गया है। शिक्षा और महिला जागरूकता, मतलब महिलाओं का जिन जिन क्षेत्रों में योगदान है वहां से उठाकर अच्छे अच्छे प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ आप देखें, डॉक्टर राजकुमार भंडारी चौहान, ये देहरादून से हैं, इन्हें शिक्षा और महिला जागरूकता के संदर्भ में दिया गया है। बालिका शिक्षा के लिए रेखा जोशी को दिया गया है। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए पूनम डोभाल, जो कि टिहरी से हैं, उन्हें दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में श्यामा देवी को प्राप्त हुआ है, ये देहरादून से है। खेल के क्षेत्र में वंदना कटारिया, जो कि हरिद्वार से हैं, इसके अलावा रुचि कालाकोटी बागेश्वर से हैं, और कनिका भंडारी अल्मोड़ा से, इन्हें प्राप्त हुआ है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आप देखें तो अनुराधा वालिया देहरादून से हैं, उमा जोशी ऊधम सिंह नगर से हैं, दीपिका बोहरा है, यहाँ आप देख लीजिए ये वाला, ठीक है, दीपिका बोहरा, और चीपिका चुफाल, ये पिथौरागढ़ से हैं, रेणु गढ़कोटी, ये चंपावत से हैं। इन लोगों को सामाजिक कार्य हेतु दिया गया है। शिक्षा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो डॉक्टर कंचन नेगी को प्राप्त हुआ है, देहरादून से ये है। महिला स्वास्थ्य और पोषण, इस क्षेत्र में तीलू रौतेली सम्मान ये नमिता गुप्ता जी को दिया गया है, जो कि ऊधम सिंह नगर से हैं। और एनजीओ के क्षेत्र में बिंदु वासनी को दिया गया है, जबकि पर्वतारोहण के क्षेत्र में रीना रावत, जो कि उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करती हैं, उनको प्राप्त हुआ है। ये वीरबाला तीलू रौतेली सम्मान के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद अगले मैटर की ओर चलते हैं। यहाँ वंदना कटारिया का नाम आप देख रहे हैं, इन्हें भी तीलू रौतेली सम्मान प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2021 को उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया था और उत्तराखंड सरकार ने उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो धनराशि मायने नहीं रखती है, लेकिन ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना और सम्मान प्राप्त होना, ये बड़ी बात। वंदना कटारिया भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही मैच में 3 गोल किए थे, ये बड़ी बात। तो इनका संबंध हॉकी से है, मतलब खेल वाला क्षेत्र तो है ही है, लेकिन उसमें भी ये हॉकी से संबंध रखती हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के रोशनाबाद, जो कि हरिद्वार वाले क्षेत्र में पड़ता है, वहां के निवासी और 2006 से ही सीनियर महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। नया फैक्ट देख लेते हैं करंट अफेयर का। इसमें उत्तराखंड सरकार की
ये घोषणा है जिसमें कहा गया है कि राज्य में 8 नए कॉलेज खोले जाएंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी कवर कर लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 8 नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। 7 डिग्री कॉलेजों को पीजी कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, मतलब 7 डिग्री कॉलेज जो थे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। और 8 नए सरकारी कॉलेज जो है वो देहरादून, हरिद्वार में भूपतवाला, हल्द्वानी, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में दन्या, इसके अलावा पौड़ी में कलजी खाल है, खिरसू है, चमोली में जो देवल वाला क्षेत्र है वहां पर खोले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। मुनस्यारी जो कि पिथौरागढ़ में है, और गैरसैंण जो कि चमोली जिले में पड़ता है, कपकोट जो कि बागेश्वर में है, इसके अलावा सोमेश्वर, हल्दूचौड़, नैनीताल, लक्सर, हरिद्वार, थलीसैंण, पौड़ी, यहाँ के जो सरकारी कॉलेज हैं, मतलब पहले से ही वो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, तो उनको पीजी कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उनकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल तथा आधुनिक लेक्चर हॉल का निर्माण किए जाने की घोषणा की है, ताकि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिले। जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, तो उसी दिशा में ये कदम। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि छोटे स्तर पर तो हम लागू करने के लिए तत्पर हो चुके हैं, लेकिन बड़े लेवल पर अभी भी लागू करने में तमाम चुनौतियां हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव मनाया गया, और ये खास इसलिए है क्योंकि 24 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में पहली बार आयोजित, ठीक है ध्यान दीजिएगा, राज्य में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये उत्तराखंड राज्य में आयोजित हुआ था, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है, तो बड़ी बात। और आजादी के अमृत महोत्सव के पूरे प्रोजेक्ट प्लान के तहत इसको यहाँ मनाया गया था। उत्तराखंड में सेब की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया था, और देहरादून में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों के तमाम सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया था। ये महत्वपूर्ण चीज है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना है और उत्तराखंड के सेब की पहचान इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचानी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी होगी। तो यहाँ उत्तराखंड राज्य के जो सेब उत्पादन की बात है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले आना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और नेशनल ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग जो है वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक हो सके। अभी तक कश्मीरी सेब को ही ब्रांड ऐसा प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी उत्तराखंड राज्य भी इसके लिए प्रयासरत है। अगला जो इसमें टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। और इसमें अगर आप देखें तो उत्तराखंड में 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था। मतलब ये स्कीम जो है ये नई नहीं है, तो फिर चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको पुनः शुरू किया गया। ये 28 अक्टूबर 2021 की बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया, इसलिए ये चर्चित है। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कैसे की? तो 11 बच्चों को दूध वितरित करके इस योजना को शुरू किया। तो अब ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इस योजना के अंतर्गत है क्या। तो ये आप देख रहे हैं आंचल अमृत योजना। तो आंचल का अमृत क्या होता है? माँ का दूध होता है। तो यहाँ माँ का दूध तो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती है, लेकिन एक पौष्टिक दूध बच्चे तक पहुंचे, या आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पलने वाले बच्चे हैं वहां तक पहुंचे, ये सरकार का उद्देश्य है। तो यहाँ इसीलिए दिया हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्हें दूध की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, हालांकि दूध तो हर जीव के लिए आवश्यक है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन, कम से कम 4 दिन निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा और सुगंधित दूध दिया जाएगा। इसकी खासियत क्या है कि ये निःशुल्क है और फोर्टिफाइड है, यानी पोषक है। अब इसके बाद अन्नोत्सव कार्यक्रम की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ अल्मोड़ा, माफ कीजिएगा, अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और 11 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके अंतर्गत शुरू किया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि किस योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। वैसे भी अन्नोत्सव नाम है तो अन्न योजना से इसका कनेक्शन बन जाता है, तो इसे पहचानना आसान है। तारीख यहाँ याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2021 की। अन्नोत्सव कार्यक्रम के तहत संपूर्ण राज्य में 1 माह में 14 लाख राशन के बैग निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, और इसके साथ साथ कार्यक्रम में ही संपूर्ण माह राज्य के समस्त 9,230, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितनी राशन की दुकानें, जो सरकारी राशन की दुकान होती है, उसके माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत समय से पुराने ढर्रे से चल रहे थे, मतलब एक उनका घिसा हुआ ढर्रा था, उसी से चलते थे, लेकिन अभी उनका भी डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया गया है।
तो यहाँ राज्य सरकार पीछे नहीं रहने वाली है, तो इसका उद्घाटन किया गया। 8 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड की महिला अधिकारिता और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के झाझरा में राज्य के पहले डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और डिजिटल इंडिया मिशन, इन दोनों के तहत डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र को शुरू किया गया है। शुरुआती चरण में सरकार ने देहरादून के झझरा और विकासनगर में 2 डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए हैं और ये सिर्फ एक शुरुआत है, मतलब आगे इसे और विस्तारित करने की योजना है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमारा है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। तो जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। 26 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर, यहाँ देखिए सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, बराबरी का दर्जा, आत्मनिर्भरता, सशक्त होना, तो वही चीज है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपना रोजगार लगा सके, इसके लिए उन्हें लोन दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बने। और इस योजना के तहत महिलाओं को दिए गए ऋण में 30% या 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि सहूलियत उन्हें रहे चुकाने में। और आप सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भरता का आजकल क्या मापदंड है। आर्थिक रूप से अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है तो फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया हुआ है कि उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया ताकि कौशल विकसित हो सके और जो युवाओं की जमात पढ़कर वहां से निकले, मतलब बच्चों की जो भविष्य के युवा हैं उनकी जमात वहां से पढ़कर निकले तो वो बेकार न रहे, उनके अंदर कौशल हो। तो इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इसमें क्या खास बात है, तो 27 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, इनकी संख्या याद रखिएगा, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेंड प्रारंभ किए गए। ठीक है, 8 ट्रेड जो है उन्हें शुरू किया गया है। राज्य सरकार के राजकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रीलोडेड कंटेंट के साथ मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब वो जो मोबाइल या टैबलेट उन्हें दिया जाएगा उसमें प्रीलोडेड कंटेंट होगा, यानी पहले से ही सारा मैटर फीड किया हुआ होगा और उसके सहारे वो पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को भी 250 रुपए यानी 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है और इसके लाभान्वितों की संख्या को भी 11 से बढ़ाकर 100 किए जाने की घोषणा की है। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति को, उसकी भी जो राशि है, राशि यहाँ पहले कितनी थी, 150 थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने की घोषणा की है। तो 2 छात्रवृत्तियों की राशि भी बढ़ाई गई है, उसको ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ और खास बात इसमें है, तो 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किए गए और नीति आयोग के द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता में उत्तराखंड को 4थे स्थान पर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो डाटा है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, यहाँ देवभूमि हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट की वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। पहली चीज तो ये सुपर 30 ट्रस्ट है क्या और किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो यहाँ आप देखें कि 27 अगस्त 2021 की तारीख थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवभूमि हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, यहाँ आप वेबसाइट को देख सकते हैं www.himalayansuper30.in। ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया और इस वेबसाइट के माध्यम से, अब असली काम की बात यहाँ से शुरू होती है, इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के साधनहीन गरीब छात्रों को, जितने भी साधन से विहीन है, मतलब उनके पास अपने संसाधन नहीं है कि वो खुद से पढ़ लिख सकें या अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकें, तो उनको आवास, भोजन और कोचिंग आदि की निःशुल्क व्यवस्था करके उन्हें आईआईटी के लिए तैयार करना, मतलब आईआईटी का एंट्रेंस वो क्लियर कर सके, इसके लिए तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। अब पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिशा निर्देशन में जिला प्रशासन अल्मोड़ा के द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा के द्वारा अल्मोड़ा में ही प्रदेश के पहले द सुपर 30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट का गठन किया गया था। मतलब इसका गठन कब हुआ था? पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में, ये आपने देखा। और इस संस्थान का मूल उद्देश्य राज्य के गरीब प्रतिभावान छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंदर प्रवेश के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करना है। मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो उसे क्लियर कर सके। नेक्स्ट, ये काम की बात है। यहाँ आप देखें कि अनुपूरक बजट दिया हुआ है, तो बजट से संबंधित प्रश्न हर बार बनते हैं। 24 अगस्त 2021 की तारीख थी, यहाँ आप तारीख देख रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का जो दूसरा दिन था, उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ जो पुरस्कार की राशि है, माफ कीजिएगा, बजट की जो राशि है, ये 5720.78 करोड़ रुपए है। तो बजट जो टोटल पास हुआ या टोटल अनुपूरक बजट का जो यहाँ एस्टिमेट है, उसे आप देख सकते हैं,
ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बजट का टोटल आंकड़ा पूछ लेता है कि कितने का जो बजट है वो लॉन्च किया गया। तो ये अनुपूरक बजट है और बजटीय प्रावधानों में राजस्व व्यय के लिए 2,990.53 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 2,730.25 करोड़ रुपए शामिल है। तो यहाँ राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है, दोनों को अलग अलग भी जानते रहिए। बजट में कोविड-19 से निपटने और स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बजट आवंटन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 570 करोड़ रुपए, किस योजना के लिए कितना इसमें आवंटन है उसे ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है NHM, उसके लिए 449 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 401 करोड़ रुपए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है जिसे अमृत कहा जाता है, तो उसके लिए 137.29 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि काफी लोकप्रिय योजना है, इसके लिए 70.01 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24.65 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो सर्वाधिक आवंटन कहाँ किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 के विभिन्न कार्यों और सहायता हेतु 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है MSY इसको कहा जाता है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना, इसके लिए 8.34 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसके लिए 7.65 करोड़ रुपए, ये सब आवंटित किए गए। इसके अलावा सड़कों और पुलों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए 55 करोड़ रुपए, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए और पेयजल परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए, ये सब आवंटित किए गए। तो योजनाओं पर जो बजट आवंटन किया गया है या धन आवंटन किया गया है उसकी राशि आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है वो है गौरा देवी कन्याधन योजना। तो 24 अगस्त 2021 की तारीख थी, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा में घोषित किया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर, यहाँ सत्र याद रखिएगा, देखिए 2015-16 और 16-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं को सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। मतलब इस समय जो ये 2 वर्ष आप देख रहे हैं, इसमें जिन बालिकाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया और वो उसकी पात्र थी, तो उन्हें अब लाभ दिया जाएगा। गौरा देवी कन्याधन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2006-07 में शुरू की गई थी। काफी पुरानी है लेकिन अभी चर्चा में इसीलिए है कि इसे फिर से यहाँ पे खोला गया है और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की BPL श्रेणी की जो 12वीं पास बालिकाएं हैं उनको उच्च स्तर की शिक्षा के लिए प्रेरणा देने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती, जैसे कन्याधन योजनाएं चलती हैं ठीक वैसे ही। और इस योजना के तहत राज्य सरकार नवजात बालिकाओं को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नवजात बालिकाओं को 11,000 रुपए और 12वीं कक्षा पास करने के बाद 52,000 रुपए प्रदान करती है। तो अच्छी खासी धनराशि देती है। अब यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जो कि भूकंप की पहले से ही चेतावनी दे देगा और हिमालयी क्षेत्र भूकंप प्रवण होता है, आप जानते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रदान करने हेतु उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च किया गया है और यह मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। यहाँ तीनों को आप देख लीजिए, तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला ये उत्तराखंड राज्य जो है ये देश का पहला राज्य बन गया। मतलब इस तरह का एप्लीकेशन इससे पहले किसी और राज्य ने लॉन्च नहीं किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को देखिए तो 2021 मई का महीना, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। उन्होंने उत्तराखंड में कोविड-19 के संक्रमण से माता पिता और मुखिया की मौत के बाद अनाथ हो गए बच्चों की सहायता के लिए वात्सल्य योजना को शुरू करने की घोषणा की। कोविड-19 का प्रकोप ऐसा था कि परिवार के परिवार साफ हो गए और बच गए पीछे छोटे बच्चे जिन्हें संक्रमण कम होता था। बड़ों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा थी, बच्चों में ये कम देखा गया या नहीं के बराबर देखा गया। तो ऐसे में उन अनाथ बच्चों की देखरेख कौन करेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह था। तो अलग अलग राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रयास किए और यहाँ आप देख रहे हैं उत्तराखंड का प्रयास, ठीक। और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे अनाथ बच्चों की आयु 21 वर्ष तक होने तक उन्हें भरण पोषण, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करेगी। मतलब उनके बालिग होने तक उनका पूरा ख्याल रखेगी, उन्हें इस योग्य बनाएगी कि आगे वो अपना जीवन आत्मनिर्भरता के साथ बिता सके। और ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपए भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, भारत से जैविक बाजरा का डेनमार्क को निर्यात किया गया। अब ये जैविक बाजरा है क्या चीज, यहाँ आप देख रहे हैं, बाजरा तो आप जानते हैं। देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देवभूमि यानी उत्तराखंड से पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से हिमालय में उगाए गए बाजरे की पहली खेप उत्तराखंड से डेनमार्क निर्यात की जाएगी। ये जैविक बाजरा क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं।
ये कैसा है? तो पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल, मतलब जो गंगा जल है पिघली हुई बर्फ से यानी आइस के मेल्ट होने से बना है, उसके पानी से ये उगाया गया है। और एपीडा उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड तथा ये एक निर्यातक के रूप में जस्ट ऑर्गेनिक उत्तराखंड के किसानों से रागी यानी फिंगर मिलेट जो होता है और झिंगोरा जिसे बार्नयार्ड मिलेट कहा जाता है वो खरीद कर प्रसंस्कृत निर्यात उसका करता है, मतलब उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका निर्यात करता है, जो कि यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणीकरण के मानकों को पूरा करता है। तो यूरोपियन यूनियन इसे एक्सेप्ट करता है। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो श्री बद्रीनाथ धाम के लिए कुछ समझौते हुए हैं। समझौता कैसा है? इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इसके अलावा ओएनजीसी, गेल सहित भारत के जितने भी शीर्ष तेल और गैस के सार्वजनिक उपक्रम हैं, इन्होंने आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए, यहाँ देखिए इतने सारे जो इसमें तेल और गैस के सार्वजनिक उपक्रम हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इन्होंने निर्माण और पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसको हस्ताक्षरित किया है या उसमें ये शामिल हुए। ये सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के पहले चरण में, अब शामिल होने का क्या मतलब है कि आप इस योजना में सपोर्ट देंगे, तो सपोर्ट पैसे का ही होता है, तो 99.60 करोड़ रुपए का ये योगदान देंगे ताकि ये डेवलपमेंट हो सके। अब इसके बाद आदित्य L1 सपोर्ट सेल की बात की जा रही है। तो आदित्य L1 ये सूर्य के जो सतह होती है उसको जांचने का एक तरीका है, मतलब भारत सरकार का इसरो का अपना प्रोजेक्ट था। तो हाल ही में भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु आदित्य L1 सपोर्ट सेल नाम का कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई और आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये है कहाँ पर? उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर जो इसका है उसमें इसको शुरू किया गया। और भारत का पहला सौर मिशन मतलब सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 है, जिसे कि अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये बार बार टलता रहा है लेकिन अब अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। असल में आदित्य L1 है क्या? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है उस पर स्थापित किया जाएगा और ये सूर्य की परिक्रमा करके सूर्य की सतह का निरीक्षण करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक जो है उस पर चर्चा हो जाए तो 10 से लेकर 19 मार्च 2021, पहली चीज तो ये है कि दस्तलिक है क्या? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 10 से लेकर 19 मार्च 2021 तक भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक उत्तराखंड के रानीखेत में चौबटिया में आयोजित किया गया और यह दोनों देशों की सेनाओं की वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्रिया का दूसरा संस्करण है, यानी एक पहले ही हो चुका है। दस्तलिक का पहला संस्करण जो है वो नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और इस बार कहां पर किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में आयोजित किया गया। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत में पहला जो वन चिकित्सा केंद्र है इसका उद्घाटन कालिका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया और उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा, मतलब जो इसकी खोजी विंग है उसके द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य तथा कल्याण पर इनके रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र को विकसित किया गया है और इसका विस्तार कितना है? तो 13 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का वो है लखवाड़ विद्युत परियोजना, उत्तराखंड की है। फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना को, यहाँ आप देखें इसका जो धनराशि है उसे याद रखिएगा, 5,747.17 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है और ये यमुना नदी पर बन रही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोई भी जो जल विद्युत परियोजना या इस तरह की जितनी भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें नदी या जो संबंधित चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बिजली उत्पादन के अलावा 6 राज्यों को इस परियोजना से सिंचाई और शुद्ध पेयजल भी प्राप्त होगा। 6 राज्यों से यहाँ आप देखें, 6 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल है, मतलब ये 6 राज्य इससे लाभान्वित होंगे। 300 मेगावाट लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना देहरादून और टिहरी जिले में 22 किलोमीटर लंबे जलाशय के साथ विस्तारित होगी। इसके बाद अब उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा को देख लेते हैं। ग्लेशियर टूटते रहते हैं और अब तो ये घटनाएं और बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन इसके पीछे जिम्मेदार है और मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो 7 फरवरी 2021 की तारीख थी और ये घटना आप जानते ही हैं। जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर धौली गंगा में प्रवाहित हो गया। तो धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में एकाएक पानी की मात्रा है वो बढ़ गई, बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई
और इससे वहां पर एनटीपीसी की 2 जो पनबिजली परियोजनाएं थी, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना और ऋषिगंगा परियोजना, इनको काफी नुकसान पहुंचा। और काफी नुकसान क्या पहुंचा, ये नस्तनाबूद हो गई। तो प्रकृति जब विनाश करने पर उतरती है तो ऐसा ही करती है। मनुष्य भले ही अपनी तिकड़म भिड़ा ले और तमाम परियोजनाएं नदियों के ऊपर लगा ले, लेकिन जब प्रकृति तोड़ने पर आ जाती है तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ ग्लेशियर आपदा एक तरह का संकेत है, खतरे की घंटी है, क्योंकि ग्लेशियर जितने भी हैं, हिमालयन ग्लेशियर, वो अस्थिर हो चुके हैं। उनमें लगातार मेल्ट होने का प्रोसेस हो रहा है और वो टूटेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021 में उत्तराखंड की झांकी का स्थान क्या है, वो आपको इसमें देखना है। तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी जो है वो 2021 की परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के तौर पे रखा गया था। त्रिपुरा की झांकी ने गणतंत्र दिवस की परेड में दूसरा पुरस्कार जीता था। और उत्तराखंड की झांकी, जो कि मूल बात है इसमें, उत्तराखंड की झांकी देवभूमि देवताओं की भूमि इस विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में तीसरे स्थान पर रही। और उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर, राज्य, पशु, कस्तूरी मृग, इन सभी की झलक देखने के लिए मिली थी। मतलब केदारनाथ महादेव उसमें थे और उसके अलावा चारों ओर से जो बाकी चीजें, मतलब राज्य की विरासतें हैं, उनको रखा गया था। और इसके साथ साथ एक और जानकारी यहाँ पर ऐड की गई है कि सन 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद से गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को 12 बार चुना जा चुका है। तो ये अपने आप में गौरव की बात है। अब उत्तराखंड राज्य का पहला इको ब्रिज बना है, अब इसको देख लेते हैं। तो रामनगर वन प्रभाग जो है, वहां पे कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया गया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर लिजार्ड, इन सबको सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। तो ये काबिले तारीफ कदम। बांस, जूट और घास से बना हुआ 90 फुट लंबा ये स्ट्रक्चर जो है, ये 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा जो कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग है उस पर बनाया गया है। क्योंकि जो हाईवे होता है वो काफी चौड़ा होता है, उसको क्रॉस करना इन छोटे जीवों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और बड़ा जीव आता रहेगा तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जीव जो है वो गाड़ियों के नीचे आकर ऐसे ही बिना मौत मर जाते हैं। तो ये एक सार्थक प्रयास है। और इस पुल को बनवाने में 2 लाख रुपए की लागत आई और इससे करोड़ों जानें बच सकती हैं। घरों की पहचान चेलिक नाम, अब ये क्या चीज है, तो आइए देखते हैं। ये एक योजना है, 2021 मार्च की बात है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नाम, ये बेटी का नाम घर की पहचान है, चेलिक नाम, ठीक है, मतलब बेटी का नाम। तो घरों की पहचान कैसे है, बेटी के नाम से है, इस कार्यक्रम को शुरू किया था। ये कार्यक्रम और विकास योजनाएं थी, तो इनको शुरू किया गया था। और प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत नैनीताल से होती है, बाद में इसे विस्तारित करके पूरे उत्तराखंड में फैला दिया जाता है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और राज्य के 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बेटी के नाम की नेम प्लेट उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और उनके परिवारों के बीच में लैंगिक अधिकारों और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये एक पहल है। मतलब बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाइए, यानी घर की पहचान बेटी के नाम पर हो। और सिर्फ पहचान के मामले में सिर्फ नाम ही नहीं ठोक दिया जाएगा, बल्कि जो स्वामित्व है वो भी उनके पास हो, ताकि उन्हें सशक्तिकरण प्राप्त हो। तो ये कार्यक्रम के तहत एक छोटा सा प्रयास। हिम तेंदुआ टूर का आयोजन, ये स्नो लेपर्ड के बारे में, आइए देखते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2021 में भागीरथी नदी के किनारे हरसिल गांव में पहली बार हिम तेंदुआ टूर, इसका आयोजन किया था। और उत्तरकाशी जिले के हरसिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है, खूबसूरत जगह है। वैसे तो हिमालय की हर जगह खूबसूरत है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड पर्यटन विभाग जो है उसने फरवरी में पहली बार हिम तेंदुआ टूर का आयोजन किया था। और हिम तेंदुए के पर्यटन की पहल ये सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार और यूएनडीपी ग्लोबल पर्यावरण सुविधा जो है, मतलब जीईएफ, उसके सहयोग से कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं इन्वॉल्व है उसको ध्यान दीजिएगा। मतलब भारत सरकार, यूएनडीपी और जीईएफ को आप देख रहे हैं, इनका मिला जुला कार्यक्रम। इसके साथ साथ अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। तो ये बेटियों को सुरक्षा कवच देने का एक प्लान है। अब यहाँ किस तरह का सुरक्षा कवच है, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महालक्ष्मी किट योजना जो है उसमें अगर किसी महिला की लड़की पैदा होती है तो सरकार उसमें लैंगिक असमानता दूर कराने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चला रही है। मतलब उस कन्या शिशु को पोषण के लिए सहायता दी जाएगी और अतिरिक्त देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। ये महिलाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका है शुरुआत से ही। अब यहाँ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। और इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, ये दोनों जने थे।
तो यहाँ जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने चयनित लाभार्थी माताओं और नवजात बेटियों को महालक्ष्मी किट प्रदान की। पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सौभाग्य किट था, लेकिन अभी बदलकर महिलाओं के हिसाब से महालक्ष्मी किट इसका नाम रख दिया गया है। अब योजनाओं का नाम परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पे किया गया, टिहरी में किया गया है ये ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज तो इसकी लोकेशन है टिहरी, उत्तराखंड के टिहरी डैम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP जो है उसके द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना की गई। और इस संस्थान का उद्घाटन अप्रैल 2021 में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। ठीक है, यहाँ कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि औली में ITBP और पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान स्वतंत्र रूप से इस संस्थान को चलाएगा, जो हवाई, जल और भूमि से संबंधित खेल और एडवेंचर संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ITBP के सौजन्य से इसको चलाया जाएगा। और ये क्या चीज़ है, तो वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप देख रहे हैं टिहरी बांध के अंतर्गत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म यानी नैनो उद्यम योजना, जिसको कहा जाता है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 20,000 लोगों को सब्सिडी प्रदान करके छोटे पैमाने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये बड़ा लक्ष्य है। और इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य उन उद्योगों को 5,000 रुपए की सब्सिडी देना है जो कि 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की राशि के साथ काम शुरू करना चाहते हैं, मतलब छोटी धनराशि के साथ अपना काम शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी को खोला गया है और रानीखेत में इसे खोला गया है। तो जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ ये पारिस्थितिकी भूमिका जो है उसमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। मतलब पारिस्थितिकी को संतुलित करने में फर्न का अपना योगदान है, तो उनको ये संरक्षण देगा और साथ ही साथ शोध को बढ़ावा देकर जो दोहरा उद्देश्य है उसको सार्थक करेगा। मतलब संरक्षण देने के साथ साथ उस पर रिसर्च का भी मौका मिलेगा। रिसर्च अगर यहाँ अच्छे पैमाने पर किया जाता है तो संरक्षण की जो चीजें हैं उन्हें और मजबूत किया जा सकता है। फर्नेरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिसमें से कि कुछ राज्य के स्थानिक हैं और कुछ औषधीय महत्व भी रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां हैं जो कि देखभाल और संरक्षण की मांग करती हैं। फर्नरी में फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है जो कि केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन, यहाँ आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद ये दूसरे स्थान पर है, मतलब पहले नंबर पर ये बोटेनिकल गार्डन का नाम आपने देखा जो कि तिरुवनंतपुरम में है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि यह प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी पॉली हाउस या शेड हाउस के अंतर्गत नहीं है। मतलब फर्न जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी फर्नरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, कुछ जगहों पर ले आकर बसाते हैं, मतलब दूसरी जगह से प्रजातियों को ले आकर वहां संरक्षित करते हैं, उनके लिए वैसा माहौल देते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आवास में पनपने वाली प्रजातियां होती है उनकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ उत्तराखंड में वही बात। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसे आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह जी। और 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राजभवन में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान जी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने। इनका नंबर कौन सा है, तो 8वां। उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी, उन्होंने 8 सितंबर 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और उत्तराखंड के पहले सिख राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, उसके बाद गुरमीत सिंह जो है वो दूसरे सिख राज्यपाल हैं। तो धर्म के हिसाब से भी यहाँ देख लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निजी इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन राशि यहाँ देने की घोषणा की गई है। मतलब लोग जो इलेक्ट्रिक चालित वाहन है उनका उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो। तो 9 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निजी इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम 5,000 2 पहिया वाहनों को वाहन मूल्य का 10% अथवा 7,500 रुपए जो भी कम हो, मतलब दोनों में से जो कम हो, तथा 1,000 4 पहिया वाहनों के लिए वाहन मूल्य का 5% अथवा 50,000 उसमें से जो भी कम हो वो दे करेगी, मतलब देगी। तो यहाँ धनराशि आप देख रहे हैं 5% या 50,000 रुपए, उसमें से जो कम हो, वैसे ही 10% और 7,500 रुपए। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है एक वेबिनार जो कि हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था।
मतलब ये वेब के थ्रू आयोजित किया गया था। सेमिनार जो होते हैं वो लाइव होते हैं, आमने सामने, मतलब हॉल में ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ अपना व्याख्यान चलता रहता है। अब यही काम डिजिटल तरीके से होता है तो उसको वेबिनार कहा जाता है। 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में एक वेबिनार का आयोजन किया गया और जब से कोरोना महामारी फैली है तब से ये शब्द ज़्यादा चर्चा में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद, और इनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें आप जानते ही हैं, तो इनकी स्मृति में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। और वेबिनार में हिमालयन यूनाइटेड मिशन हम की पुस्तक हिमालय दिवस को भी विमोचित किया गया। तो ये हिमालय दिवस जो पुस्तक है लॉन्च हुई है, तो पूछा जा सकता है कि इस वेबिनार में कौन सी किताब लॉन्च की गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक फेस्टिवल, जो कि उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट है या फेस्टिवल है। इसका आयोजन किया गया था देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से फिक्की के सहयोग से। ये 2021 की बात है, मतलब 26 और 27 सितंबर 2 तारीखें हैं। इसमें उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया और उद्घाटन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया था। उत्तराखंड के साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 2 दिवसीय जो एडवेंचर फेस्ट है इसको आयोजित किया गया था। और पर्यटन विकास बोर्ड तथा ये जो पर्यटन विकास बोर्ड का इसमें योगदान है, इसे आप देख रहे हैं, द्वारा फिक्की फेस्ट में राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग जो होती है, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बैलून, कैंपनिंग, आइसकिंग, इसके अलावा कयाकिंग समेत स्थानीय व्यंजन। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये नाम आप देख रहे हैं ना, ये खेलों के नाम है जो कि स्थानीय खेल है। पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं या जैसा एडवेंचर हो सकता है, जैसे रिवर राफ्टिंग है, तो हिमालयन क्षेत्र की नदियाँ बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर बहुत तेज गति से वहाँ प्रवाहित होती हैं, क्योंकि वहाँ स्रोत उनका नज़दीक होता है, उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी प्राप्त होता है और वो ढलान से नीचे उतर रही होती हैं। तो ऐसी तेज धार वाली जो खतरनाक नदियों की धारा होती है उसमें रिवर राफ्टिंग एक एडवेंचर है। उसी प्रकार से ये बाकी जितना आप देख रहे हैं, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बैलून, कैंपनिंग, आइसकिंग, ये सब क्या है, ये खेल हैं। तो इनके अलग अलग जो आयोजन है वो किए गए और ये आकर्षण का केंद्र है। तो फेस्ट में क्या होता है, जिससे संबंधित फेस्टिवल होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं उससे संबंधित फेस्टिवल है, तो उसमें विभिन्न खाने की चीज़ें, सामान जो है वो उपलब्ध रहेंगे। वैसे ही यहाँ पर जो खेल हैं उनके नाम आप देख रहे हैं तो वो उपलब्ध थे और ये आकर्षण का केंद्र थे, क्योंकि एडवेंचर अधिकतर लोगों को पसंद होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शमशाद पिथौरागढ़ी की हिल यात्रा पेंटिंग ये नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। हाल ही में पिछले 27 वर्षों से उत्तराखंड संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे शमशाद पिथौरागढ़ी की हिल यात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है और उत्तराखंडी सांस्कृतिक चित्रकार शमशाद के नाम से यह रिकॉर्ड 7-8 के दौरान मनाए जाने वाले हिल यात्रा पर्व पर पेंटिंगों की श्रृंखला बनाने के लिए दर्ज किया गया था। ठीक है, ये इसमें मूल टॉपिक है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 29 सितंबर को मुंबई से लखनऊ आए नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड OMG के संस्थापक डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने शमशाद पिथौरागढ़ी को इस रिकॉर्ड के लिए सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड में खोली जाएंगी 3 नई खाद्य जांच प्रयोगशालाएं। तो 28 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू ने उत्तराखंड में 3 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का आदेश दिया। उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को स्थापित करने का निर्देश दिया। ये प्रयोगशालाएं देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में स्थापित की जाएंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और वर्तमान में प्रदेश में एक ही खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है। तो अभी क्या होगा कि ये 3 जो है वो नई स्थापित की जाएंगी, जो रुद्रपुर में स्थित है। यानी पुरानी वाली कहाँ पे है, रुद्रपुर में है, और अब जो खोली जाएंगी उनका स्थान आपको पता होना चाहिए, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी। नेक्स्ट, जिम्मेदार पर्यटन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये वर्कशॉप किस तरह का था, यहाँ देखते हैं। 27 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये यूसैक है, इसने हिमालय नॉलेज नेटवर्क यानी HKN के साथ जिम्मेदार पर्यटन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। और इस कार्यशाला में भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और गढ़वाल और कुमायूं विश्वविद्यालयों के साथ साथ पर्यटन और वन जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया जो कि संबंधित थे इससे। नंदा देवी महोत्सव हमारा अगला टॉपिक है। तो 11 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के सभागार में विधि विधान से 119वें 7 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की गई। और इस महोत्सव का आयोजन श्री राम सेवक सभा और नैनीताल जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल ATM वैन जो है इसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मोबाइल ATM वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
और ये वैन राज्य के विभिन्न जिलों में नगद निकासी की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ राज्य में आने वाले पर्यटकों की भी सहायता करेगी। और ये एक बड़ा पर्पज है, मतलब वो यहाँ वहाँ एटीएम ढूंढते और बैंक ढूंढते फिरेंगे, तो उससे अच्छा है कि ये वैन जो है ये चलायमान रहेगी और जहाँ मदद की जरूरत होगी वहाँ पहुंचेगी, पैसा देगी। सहकारी बैंकों की मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से हर जिले में उपलब्ध कराई जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। अब टॉपिक जो है वो वन लाइनर करंट अफेयर में तब्दील हो गए। अभी तक हमने पैराग्राफ वाइज देखे, अभी वन लाइनर डाटा देखेंगे, मतलब एक लाइन में हम पहला करंट अफेयर, फिर नेक्स्ट जो पंक्ति होगी उसमें अगला नया करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सब जितने भी फैक्ट हैं वो एक साथ डाले गए। ये रिवीजन के पर्पज से है, तो अंतिम समय में आप इसे दोहरा सकते हैं परीक्षा से ठीक पहले। यहाँ वन लाइनर करंट अफेयर में पहला हमारा टॉपिक है कि 24 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की यहाँ आप देख रहे हैं संचालिका वीणा राव, इनका नाम याद रखिएगा, वीणा राव, और प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया। सुगंधित वाटिका भी इसको कहा जाता है, सुरभि मतलब सुगंध होता है। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण। 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हुआ था और यह अभ्यास दिनांक 3 अक्टूबर 2021 तक चला। सितंबर 2021 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी क्षेत्र में राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पॉमेटम का उद्घाटन किया गया। मतलब यहाँ पर देखिए कि नैनीताल जिले का जो हल्द्वानी क्षेत्र है वहां राज्य के वन विभाग के द्वारा ये पॉमेटम उद्घाटित किया गया है। और केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत विकसित ये पॉमेटम करीब 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 3 साल में करीब 16 लाख रुपए की लागत लगाकर इसको डेवलप किया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है उसे देख लेते हैं। तो भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कंपनी स्तर का जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है इसका नाम है अजेय वॉरियर। तो ये आपको सैन्य अभ्यास का नाम और किसके किसके बीच में हुआ है वो पता होना चाहिए। इसका 6वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में 7 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया और दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को यह समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित करीब 35 प्रेशर स्विंग एडसॉर्पन्स ऑक्सीजन संयंत्र ये राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये ऑक्सीजन संयंत्र जो है इनकी संख्या कितनी है? 35 है। 14 अक्टूबर 2021 की तारीख थी, इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, तो 14 अक्टूबर 2021 की तारीख, इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने राज्य सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के लिए रिस्ट बैंड प्रदान करने का आदेश दिया। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर शुरू होता है। वर्ष 2019 में उत्तराखंड में खोजे गए पौधे एलियम नेगिनियम, इसको हाल ही में फाइटोकीज पत्रिका में एलियम की एक नई प्रजाति के तौर पे पुष्ट किया गया। इसका नाम देख लीजिए, ये एलियम नेगियनम है, ठीक है। और फाइटोकीज नाम की जो मैगजीन है उसमें इसे स्थान मिला है। और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लाल कुआं में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं, इन्होंने यूएई का गोल्डन वीजा पाने में सफलता प्राप्त की है और इस प्रकार का गोल्डन वीजा पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। हाल ही में देहरादून निवासी आशु सात्विका गोयल को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप याद रखें। राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा आशु सात्विका गोयल को, ये आशु गोयल या आशु सात्विका गोयल ने आप याद रख सकते हैं, इनको सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किए जाने वाले कार्यों के लिए दिया गया है। तो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखें कि हाल ही में देश का पहला प्राकृतिक रूप से विकसित फर्नटन जो है यानी संरक्षण क्षेत्र जो फर्न का संरक्षण करता है वो अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में कालिका वन रेंज में तैयार हो रहा है और यहाँ फर्न अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाएंगे, ये बड़ी बात है। हाल ही में एग्रीकल्चर टू ग्रुप द्वारा आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के कृषि और बागवानी मंत्री सुबोध उनियाल को देश के सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। सितंबर 2021 में उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों, और यहाँ देखें 7 स्थानीय उत्पादों एपण पारंपरिक कला, भोटिया दनकालीन, रिंगाल शिल्प झाड़ी टमटा उत्पाद, ये ताम्र उत्पाद है, मुनस्यारी राजमा, इसके अतिरिक्त कुमाऊं का चिवरा तेल, थुलमा कंबल, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जो उत्पाद प्राप्त करते हैं वो चर्चा में होते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से ये पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसे आप देखें। यहाँ भारत चीन सीमा के पास स्थित गड़तांग गली लकड़ी के पुल, ये वुडन ब्रिज है, इसको नवीनीकरण के बाद 18 अगस्त 2021 को 59 साल बाद, एक बड़ी चीज है, 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। और यह पुल उत्तराखंड में स्थित है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून के टाउन हॉल में आयोजित सम्मेलन में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित लोग जो हैं, मतलब उनके जो परिवारजन हैं, आश्रित उनके हैं, उनके लिए कुटुंब पेंशन योजना का, ये पहले से चल रही योजना थी। यहाँ आप देखें, कुटुंब पेंशन योजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही थी, तो राज्य के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रितों को लाभ देने के उद्देश्य से। तो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सम्मान पेंशन योजना। इसके बाद अगली चीज हम यहाँ से देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्य परिवहन विभाग ने राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाई कर्मियों प्रत्येक को, यहाँ ये डाटा आप देख रहे हैं, प्रत्येक को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। और उत्तराखंड के राज्य परिवहन सचिव का नाम आपको पता होना चाहिए, रंजीत सिन्हा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाईफाई सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है। और देखिए, 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह जो है, इन्होंने देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया। ठीक है, दून ड्रोन मेला 2021, और ये 8 अक्टूबर की तारीख पर इसको लॉन्च किया गया। 2 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मतलब पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 181 फीट, यानी अच्छा खासा ऊंचा है, इसका लोकार्पण किया गया गांधी जयंती के अवसर पर। उत्तराखंड सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, मतलब जो ऋषिकेश है, उसको 3 वर्षों के दौरान 51,120 आयुष्मान लाभार्थियों के इलाज करने के लिए आयुष्मान सम्मान से सम्मानित किया है। मतलब इतने सारे जो आयुष्मान योजना के लाभार्थी थे, उनका इलाज करने के लिए इसे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड का ये एम्स है, मतलब ऋषिकेश में है। इसके बाद अगली चीज को देखते हैं। तो 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु की 50 लड़कियों और लड़कों का चयन करके उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें देखा जाएगा। मतलब चयन करने का आधार क्या होगा, उनकी क्षमता होगी, और उन्हें प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उत्थान छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता 225 रुपए निर्धारित किया गया। तो मतलब खेल के लिए प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा, लेकिन पहले उनका कैलिबर देखा जाएगा कि वो इस लायक हैं या नहीं। देहरादून के रायपुर की रहने वाली नर्स कमला थापा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है, तो उससे इन्हें नवाजा गया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला जो है, वहां पे महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वालों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेजों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 5% खेल कोटा भी दिया जाएगा, ताकि खेल के क्षेत्र में राज्य प्रगति कर सके। और 23 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने, ये आप इनका नाम भी याद रखिएगा, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित नेचर विद्या वेब पोर्टल को लॉन्च किया। नेचर विद्या क्या है, ये एक तरह का वेब पोर्टल है जिसका संबंध पर्यावरण शिक्षा से है। तो वेब पोर्टल आजकल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ और उसकी पारिस्थितिकी पर श्रुति रावत द्वारा लिखी गई, माफ कीजिएगा, श्रुति राव के द्वारा लिखी गई रहस्यमयी बागीचा नाम की जो हिंदी पुस्तक है, उसका भी विमोचन किया गया। तो ये 2 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 22 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून स्थित ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा शुरू की गई स्पुतनिक वी टीकाकरण सेवा का उद्घाटन करते हुए राज्य में पहली बार स्पुतनिक वी वैक्सीन को लॉन्च किया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी मानी जा रही है। 16 सितंबर 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने नैनीताल में उच्च न्यायालय परिसर में राज्य की पहली ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ आप ये फैक्ट देख रहे हैं। 18 अगस्त 2021 को जिला बागेश्वर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का दूसरा और उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। केरल का वायनाड जिला जो है वो 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य है उसको अचीव कर चुका है, तो वो देश में पहले स्थान पर। नेक्स्ट, 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास में स्थित है माड़ा गांव, वहां पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे औषधि उद्यान का उद्घाटन किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लोगों के लिए 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ये एक बड़ी बात है।
तो यहाँ धनराशि भी आपको पता होनी चाहिए। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल कोरोनेशन में मुफ्त पैथोलॉजी परीक्षण योजना को शुरू किया है। मतलब पैथोलॉजी से संबंधित पैथोलॉजिकल जितनी भी जांचें होती वो निःशुल्क रहेंगी, ऐसी इस योजना में लॉन्चिंग की गई। और ये अगस्त 2021 की बात है। हाल ही में चमोली जिले के गोपेश्वर के समीप में खल्ला गांव है, वहां पर स्थापित उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र ये जनता को समर्पित किया गया। मतलब आर्किड प्रजातियों का वहां पर संरक्षण किया जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा दी गई रिपोर्ट में उत्तराखंड के काशीपुर ब्लॉक की 4 गायें ये लंपी स्किन डिजीज वायरस से पॉजिटिव पाई गई। बोवियंस को ये पकड़ता है वायरस, जैसे जो कैनियंस होते हैं उनमें डिस्टेम्पर वायरस कॉमन होता है, वैसे ही ये लंपी स्किन है। ये बोवियंस जो होते हैं मतलब गोवंशी पशु होते हैं उनको हो जाता है। और एलएसडी पशुओं की एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके संक्रमण से पशुओं के शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। लेकिन उसमें भी ये जो मतलब जुगाली करने वाले पशु होते हैं, बोवियंस होते हैं, इनमें ये ज़्यादा होता है। तो यहाँ ये चिंताजनक बात है क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो संक्रामक है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के पर्यटन विभाग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मध्य जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है उस पर आप ध्यान दें। इसके साथ साथ मतलब समझौता ज्ञापन क्यों हस्ताक्षरित होता है, ताकि आपस में सहयोग बना रहे। तो इसके साथ ही रोपवे के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुबंध करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार के साथ इसने इस मामले में अनुबंध किए। 10 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत और पीएनबी देहरादून के अंचल प्रबंधक आरडी सेवक ने प्रदेश के पहले पीएनबी डिजिटल बैंक ईज आउटलेट का शुभारंभ किया। तो यहाँ आप देखें, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल, यहाँ आप देखें ये वाला टॉपिक है, गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल देहरादून को नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत नेत्र संग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई है। इसके शुरू होते ही ये जो नेत्र शताब्दी अस्पताल है, मतलब शताब्दी नेत्र अस्पताल है, गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको मतलब ये GCEH जो है ये सुविधा देने वाला राज्य का पहला केंद्र बन जाएगा। मतलब इससे पहले राज्य में ऐसा कोई केंद्र था नहीं, तो ये अगर इसे अनुमति मिलती है तो ये पहला केंद्र बन जाएगा। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा भारत में पहली बार उत्तराखंड के चमोली जिले के मंडल क्षेत्र में आर्किड की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। तो हिमालय क्षेत्र में ऐसी वनस्पति की दुर्लभ प्रजातियां मिलना कॉमन है। उत्तराखंड के चंपावत निवासी पवनदीप राजन को सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले में विजेता का खिताब मिला और उन्हें पुरस्कार स्वरूप लग्जरी कार और 25 लाख रुपए दिए गए। तो ये ग्रैंड फिनाले में विनर रहे थे, ये बड़ी चीज है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है पवनदीप राजन। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं जो कि इन्हीं से संबंधित है। पवनदीप राजन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मतलब कला संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हिंदी दिवस के मौके पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को आवाज रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार और सम्मान पूछे जाते हैं राज्य स्तरीय जो करंट अफेयर होता है उसमें ये अनिवार्य रूप से होते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों की यात्रा हेतु उत्तराखंड के लोगों और पर्यटकों के लिए उच्च आराम सुविधाओं से लैस लग्जरी वैन कारवां का उद्घाटन किया है। ठीक है, लग्जरी वैन और उसका नाम क्या है, कारवां। जैसा नाम है वैसा काम। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो छात्र हैं मतलब विद्यार्थी हैं उनके लिए मुफ्त टैबलेट वितरण की घोषणाएं की। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार ने राज्य और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार, इसे हमने पैराग्राफ वाला जो करंट अफेयर था उसमें भी देखा था, तो इसको स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। पहले समिति गठित होगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद पुरस्कार के मानक तय किए जाएंगे। 21 सितंबर 2021 को गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत काष्ठ कला प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया, प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। 15 अगस्त 2021 की तारीख में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने मोबाइल ई-वैन कोर्ट का शुभारंभ किया और उत्तर भारत में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत करने का ये अपनी तरह का पहला तरीका है।
तो यहाँ आप देखें, ये मोबाइल ई वैन कोर्ट है, मतलब चलायमान कोर्ट है, न्याय जो है वो सब तक पहुंचे, ये इसका मूल पर्पज। इसके बाद आप देखें 14 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया, और ये देहरादून में। लच्छीवाला नेचर पार्क ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। इसके बाद आप देखें विनोद चमोली और एफ सैलून एकेडमी की सीईओ प्राची कौशिक ने देहरादून में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैशन और जीवन शैली प्रसारण टेलीविजन चैनल फैशन टीवी, जिसे एफ टीवी कहा जाता है, इसकी एफ सैलून एकेडमी का उद्घाटन किया। तो ये एक बड़ी चीज है। उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देता है। यह अध्यादेश उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करता है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये काबिले तारीफ। 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों को फ्लैग ऑफ किया, मतलब लॉन्च किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में क्या हुआ था? तो हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक अर्बोरिटम नाम का ये अपने प्रकार का पहला वनस्पति उद्यान है, इसको लॉन्च किया गया। मतलब कुछ विशेष प्रजातियों को इसमें संरक्षित किया जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 4 जुलाई, यहाँ आप देख रहे हैं इस डाटा को, 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली थी। मतलब पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री, पहली चीज। और इन्होंने तीरथ सिंह रावत की जगह ली, जो कि 2 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में। इसने शिवालिक हाथी रिजर्व का निरूपण किया, जिसे कि राज्य वन्य जीव बोर्ड नवंबर 2020 में देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार करने के लिए निरूपित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हाथी रिजर्व जो है इसका निरूपण किया गया, ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ अगले टॉपिक को देखते हैं। तो हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की 1 दिन की सीएम बनी थी। मतलब इन्हें 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य लड़कियों के सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता फैलाना है। उत्तराखंड राज्य की पहली मगरमच्छ सफारी को कुमाऊं के सुराई वन रेंज में स्थापित किया जाएगा, और खटीमा शहर से 12 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वहां से ये 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मतलब इसकी दूरी बताई गई है ताकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप जानें। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ जिला, इसके प्रमुख हंसेश्वर मठ में, मतलब यहाँ का ये प्रसिद्ध मठ है हंसेश्वर मठ। तो यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से 10 दिवसीय माघ महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये इस बार भी आयोजित हुआ, ये खास बात है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने टिंगरी, बुग्याल और आसपास के जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन केंद्र बनाने के तौर पे काम शुरू कर दिया है। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का पहला साइबर थाना रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खुला है। ये डेवलपमेंट की कुछ यहाँ न्यूज हैं जिन्हें कि आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद इस बार कुंभ का आयोजन, यहाँ देखिए, इस बार कुंभ का आयोजन ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम के आधार पे होगा। मतलब हरा भरा और स्वच्छ कुंभ, ये इसका मेन थीम वाक्य होगा, जिसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत कुंभ के दौरान विद्युत ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करने और सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करने की पूरी योजना है। बड़े पैमाने पर इको फ्रेंडली आतिशबाजी और लेजर शो कराने की तैयारी है, मतलब बड़ा तामझाम। और रमेश सेनवाल के द्वारा लिखित पुस्तक है कामधेनु संहिता, यहाँ ध्यान दीजिएगा लेखक का नाम और पुस्तक का नाम। इसका विमोचन उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया। और नैनीताल जिले के कोटाबाग में रमेश जोशी ने 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। 18 फीट 3 इंच बथुए का साइज ऐसे संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने वो करामात की। ठीक है, बथुआ जो है एक खरपतवार की हैसियत से गेहूं की फसल में उग जाता है। लोग इसे उखाड़ कर फेंकते हैं और इसका साग बनाकर भी खाते हैं। तो ये पौष्टिक है, मतलब पौष्टिक शाक माना जाता है। तो इन्होंने इस साइज का बथुआ उगाया। इसके बाद आप देखें अगले वाले को, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री सत्यपाल महाराज ने देवीधुरा मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। ये महत्वपूर्ण है, देवीधुरा मेला। इसके बाद अब अगले चीज को देखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास अलकनंदा के तट पर स्थित लंगासू और जिलासू क्षेत्र पर्यटन हब के तौर पर विकसित होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में डालनवाला थाने में राज्य के पहले बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया है, और माल रोड, हंटर हाउस, पुराने कलेक्ट्रेट परिसर के जीर्णोद्धार परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये अंग्रेजों के जमाने की है माल रोड, हंटर हाउस,
तो उनका फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि वो नए नवेले हो जाए, मजबूत हो जाए। तो उसके लिए काम करने का शिलान्यास किया गया। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं। तो ये डॉपलर मौसम रडार केंद्र है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, इसके 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर, यहाँ आप देखें, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसका 146वां स्थापना दिवस था। तो उसके अवसर पर नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में डॉपलर मौसम रडार केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रदेश का ये पहला रडार केंद्र है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के पौड़ी और टिहरी जिले में भी एक एक डॉपलर रडार केंद्र स्थापित किए जाने हैं। मतलब ये भविष्य की योजना है। अब आगे आप देखें, उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के आयोजन से पहले पेंट माई सिटी का अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत मेला क्षेत्र की जो दीवारें हैं उन पर चित्र, जो संस्कृति से संबंधित, मतलब उत्तराखंड राज्य की जो राज्य स्तरीय संस्कृति है उससे संबंधित पेंटिंग्स बनाई जाएंगी और हिंदू ग्रंथों और गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको इसमें ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पेंट माई सिटी अभियान हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है और उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है उसको प्रदेश का पहला प्रदूषण जांच मोबाइल वाहन मिला है। मतलब ये मोबाइल वाहन है जो कि चलायमान रहेगा और प्रदूषण की जांच करता रहेगा, तो प्रदूषण का जो स्तर है वो पता लगता रहेगा। इसके बाद आप अगले वाले को देखें, उत्तराखंड का पहला प्रकृति चंदवा ये रुद्रप्रयाग जिले में बनाया जाएगा और स्वामी विवेकानंद की जयंती थी 12 जनवरी को, तो उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस ये मनाया गया। मतलब उत्तराखंड सरकार ने इसे युवा चेतना दिवस के तौर पे मनाया। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड के अनुराग रमोला को कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड में कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कीवी मिशन योजना को शुरू किया गया है और इसमें अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड का भी सहयोग है, तो दूसरे राज्य भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा जो है ये उत्तरकाशी को माँ गंगा हवाई अड्डे और धरासू हवाई अड्डे, तथा यहाँ नाम भी थोड़ा अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी को माँ गंगा हवाई अड्डा और धरासू हवाई अड्डा या भरकोट हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हवाई अड्डा जो है ये वायुसेना के अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर चुना गया है, मतलब इसको एयरफोर्स यूज करेगी। उत्तराखंड पुलिस से कोविड योद्धा होने के लिए शाइनिंग वर्ल्ड केयर के साथ मनीष पंत को सम्मानित किया गया है। मतलब ये उत्तराखंड पुलिस से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रामीण परिवारों को पहले 2,350 रुपए के बदले 1 रुपए पर पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। मतलब नहीं के बराबर धनराशि पर पानी का कनेक्शन दिया जाएगा और इस योजना का नाम रुपए 1 पानी कनेक्शन योजना है, तो ये अपने आप में विशेष है। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से ऋषिकेश में 2 दिवसीय पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया गया और 17 और 18 जनवरी को 2021 वाला जो समय था उसमें होने वाले इस संगीत उत्सव का आयोजन कुटानी हैंडपेन एकेडमी के द्वारा किया गया। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है, सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल एसोसिएशन। इसने अपने 11वें वार्षिक सम्मेलन में वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार पंतनगर विश्वविद्यालय में भौतिकी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया। तो यहाँ सम्मान किसको मिला है वो नाम आपको पता होना चाहिए। ओहो रेडियो RJ काव्या, ये कविंद्र सिंह मेहरा है, माफ कीजिएगा कविंद्र सिंह मेहता है। इनकी एक पहल है जिसे कि उत्तर का पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये ओहो रेडियो है, ठीक है। और RJ काव्या मतलब इनका पूरा नाम है कविंद्र सिंह मेहता, तो उनके द्वारा ये शुरू की गई पहल है। उत्तर का पुत्र इनका उपनाम है, तो इन्हें सुन लीजिएगा। और इसके बाद यह उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है, ठीक है, राज्य का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है, ये बड़ी बात है। और इस पहल के पीछे का विचार पूरे उत्तराखंड तक पहुंचना और इस खेल को बदलना है कि कैसे मनोरंजन और सूचना हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकती है। मतलब सब तक सूचना और मनोरंजन का प्रसार करना, ये इसका मेन पर्पज है। इसके साथ आप और भी चीजों को देख सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी नैना अधिकारी ने 17 से लेकर 19 फरवरी 2021 तक ऋषिकेश में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा आयोजित गंगा कयाक योजना, माफ कीजिएगा गंगा कयाक महोत्सव 2021 में महिला बोटर क्रॉस प्रो प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये जो बोटर प्रतियोगिता थी, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, उसमें इन्होंने अपना खिताब जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, नैना अधिकारी। इसके बाद आप अगली चीज को देखिए। फरवरी 2021 में गायत्री तीर्थ शांति कुंज के द्वारा घर घर गंगा जल प्रेरणादायक साहित्य, ये 2 चीजें पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, ये इसका नाम था। तो इसमें प्लान क्या था, हर घर तक गंगा जल पहुंचाना और प्रेरणादायक साहित्य जो होता है, मतलब इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें होती हैं,
ये शांति कुंज हरिद्वार वाला, तो इनके प्रकाशन से निकलने वाली जो पुस्तकें हैं इनका वितरण करना, ये दोनों ही इसके पर्पस। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था और 18वें SIG यहाँ आप देखें ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए उत्तराखंड को पहले चुना गया, मतलब ये पहले चुना गया है। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में महिलाओं के यहाँ आप देखें इसकी पर्वतारोहण के स्प्रिंग इवेंट में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है और मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब उत्तरकाशी जिले की शालिनी डोभाल ने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर गौरा देवी चौक रख दिया गया है, तो नाम चेंज हुआ है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप देखें देहरादून के झाझरा में स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी विकसित की जाएगी और फरवरी 2021 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था और यह साइंस सिटी 173 करोड़ की लागत से 4 साल में बनकर तैयार होगी। 4 साल का इसमें समय लगेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से IT पार्क स्थित ITDA, इसमें देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून प्रोजेक्ट, यहाँ आप देखें इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सदैव दून। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पूर्व CM यानी पूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा किया गया था और परियोजना थी क्या, तो राजधानी दून में 200 स्थानों पर 500 CCTV कैमरे इसमें लगाए जाएंगे। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के कोटी गांव में हुआ था और चिरबटिया हाफ मैराथन, इसका आयोजन 14 मार्च 2021 को रुद्रप्रयाग जिले में किया गया था। उत्तराखंड के टिहरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैदिक विद्यालय खोला जाएगा। देहरादून उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करके देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम पर रखा गया। किफायती किराए की आवास योजना उत्तराखंड के 7 शहर कौन कौन से हैं आप देखें, देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, लालकुआं, लंडोर, मसूरी और नैनीताल, इन शहरों में लॉन्च किया गया। नैनीताल को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है, मतलब इसमें इसका जो ग्राफ है वो काफी अच्छा है। उत्तराखंड की स्मार्ट सिटी देहरादून में 21 फरवरी 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट इलेक्ट्रिकल बस सेवा को शुरू किया। उत्तराखंड फिल्म और नाट्य संस्थान और हिमालयन विरासत ट्रस्ट, ये उत्तराखंड का है, तो इसकी ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम या कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंग स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सम्मान का नाम अभी आपने पैराग्राफ वाला जो करंट अफेयर था उसमें इसको देखा है। पुलिस विभाग में एक महिला कमांडो दस्ते को तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का 4था राज्य बन गया है और पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो नागालैंड है, केरल है और पश्चिम बंगाल है। ऋषिकेश उत्तराखंड के शिवम गोस्वामी ने वर्ल्ड योगा कप में स्वर्ण पदक प्राप्त करके कीर्तिमान हासिल किया है, तो ये चर्चित चीज है। इसके अलावा पढ़ो दून अभियान जो है, इसके तहत 5 महीनों के भीतर 30,000 से अधिक निरक्षरों को शिक्षित करके देहरादून उत्तराखंड में 100% साक्षरता को अचीव करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित किया जाएगा और कॉर्बेट नेशनल पार्क को ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड के अनुसार, यहाँ आप देखें ये वाला टॉपिक है। ठीक है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर डेवलप किया जाएगा और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसको ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर चुना गया है। ठीक है, इसके नाम को चेंज करने की भी बात हो रही थी। गैरसैंण को उत्तराखंड का 3रा मंडल बनाया गया है, तो राज्य में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, ये सब आप जानते रहिए। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र यानी फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, इसका उद्घाटन कालिका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला उत्तराखंड 17वां राज्य बन गया है, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, उत्तराखंड वन अनुसंधान हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनेगी और यह बायोडाइवर्सिटी गैलरी जो है ये 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाएगी। इस गैलरी में कई तरह के जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनको दर्शाया जाएगा, तो 3D माध्यम से ये काफी ज्यादा आकर्षक लगेगा। इसके बाद उत्तराखंड के लोक गायक हैं और इनका नाम है प्रीतम भरतवाण। इनको केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये बड़ी बात है। 17 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लोक संस्कृति जागर ढोल सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए, ये सब राज्य की अपनी देशी या राज्य स्तरीय संस्कृतियां हैं जो कि क्षेत्रीय होती हैं, हिमालय के अंचल में विकसित होती हैं, तो उसी में से आप देख रहे हैं ढोल सागर जैसी जो विधाएं हैं उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से
देहरादून नालापानी चौक में प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ किया है, ताकि इन संस्कृतियों को संरक्षित किया जा सके। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर दिवाकर भट्ट को विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर भट्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसे यूएनओ की भाषा बनाने के लिए एक मिशन के तहत कार्यरत है। मतलब इनका ये अभियान है ताकि जो हिंदी है उसको ग्लोबलाइज किया जा सके, यूएनओ में शामिल किया जा सके, जो कि अब तक नहीं हो सकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की ममता जोशी ने स्टार्टअप ग्रैंड फिनाले में पहला स्थान हासिल किया है और 41वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई थी। इसकी खास बात यह है, और यह पहली बार था जब प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ये 41वीं थी, इसका संस्करण भी याद रखिएगा। लोकजीत सिंह को कोरोना काल के दौरान देहरादून के पुलिस अधीक्षक अपराध नोडल अधिकारी कोविड-19 नियंत्रण कक्ष के आम लोगों की मदद और समन्वय बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र हेतु फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो इतना लंबा मैटर आप न भी याद रखें तो इनका नाम याद रखिए, लोकजीत सिंह, और इन्हें जो अवार्ड मिला है वो है फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। ठीक है, इसके बाद अगला वाला टॉपिक देखते हैं। तो 100% सॉफ्टवेयर आधारित जो हाइपर कंजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक है, उसके साथ देश का पहला हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डेटा सेंटर ये उत्तराखंड में खोला जाएगा। ये देश का पहला है, इसलिए यहाँ खास बात है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये आप देख रहे हैं 2020 का इसका डाटा है। इसमें देहरादून ने भारत में 1 मिलियन से कम आबादी वाले 62 रहने योग्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में 29वां स्थान हासिल किया है। देहरादून का कौन सा स्थान है? तो 29वां है, जिसे कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। राज्य की इसमें जो रैंकिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया जाएगा। ये कहाँ पर बनेगा? तो देहरादून में बनेगा, इसे देख लीजिएगा। हिमालयन कॉफल की संस्थापक डॉक्टर नेहा शर्मा को नेशनल ब्रांडिंग कॉन्क्लेव अवार्ड के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सम्मानित किया गया। और अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक स्थित माँ मनीला देवी मंदिर में, ये मानीला देवी हैं असल में, तो माँ मानीला देवी मंदिर में शक्तिपीठ में लोक देवों का संग्रहालय बनाया जा रहा है। मतलब ये देवी का मंदिर है तो शक्तिपीठ है, ये पहली चीज है। जैसे जो शिवलिंग होते हैं वहाँ ज्योतिर्लिंगों का, 12 ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व होता है, वैसे ही शक्तिपीठ जो होते हैं वो देवी के मंदिरों में ज्यादा महत्व वाले स्थान होते हैं। ठीक है, और यह उत्तराखंड का पहला फोल गॉड म्यूजियम होगा। यहाँ देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ उत्तराखंड के हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड केयर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है। और उत्तराखंड पुलिस पत्नी कल्याण संघ, ये देखिए रोचक चीज है, इसका गठन डॉक्टर अलकनंदा अशोक के द्वारा किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं में पहली हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन, यानी ये कंसंट्रेटर या मिनी ऑक्सीजन प्लांट है, इसको लगाया गया है। मतलब वायु से ही ऑक्सीजन को अलग करके यहाँ विकसित करेगा। तो यहाँ तक हमने कुछ डाटा देखा है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो वन लाइनर हम लोग फैक्ट देख रहे थे उसी में अक्टूबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे हम देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा से ठीक पीछे के मतलब कुछ महीनों के जो करंट अफेयर होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो पूरे साल भर का पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बाद वाले 6 महीने के हैं उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, वन लाइनर फैक्ट है जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, आप रिवीजन कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर शुरुआत होती है, इसे देखिए, उत्तराखंड का ऋषिकेश जो है, मतलब ऋषिकेश में खुला हुआ जो एम्स है, ये राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है। और इस सुविधा का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश एम्स के निर्देशक डॉक्टर अमित राजवंशी के द्वारा एम्स के गायनोकोलॉजी विभाग में किया गया। निसंतान जो दंपत्ति होते हैं उन्हें संतान सुख उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य। मलेशिया में 15 से लेकर 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में अल्मोड़ा उत्तराखंड के लक्ष्य सेन भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अल्मोड़ा जिले से। और आप देखें, खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक और इंडिया ओपन में वर्ल्ड चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इनकी उपलब्धि है, लक्ष्य सेन को आप याद रखिएगा। इसके बाद लाइफलाइन फाउंडेशन और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट ने जिले के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार शिक्षा, पर्यावरण और अन्य जागरूकता कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। 18 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के आयोजन का या इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है, मतलब मधुमक्खी उत्पाद। इसके बाद आप देखें, शासन ने
बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक रावत को कुमायूं मंडल का आयुक्त नियुक्त किया है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं ऐसे भी, ठीक है, मतलब यूट्यूबर के तौर पे भी चर्चा में रहते हैं और प्रशासक के तौर पर भी। इसके बाद आप आगे देखें अगले वाले टॉपिक को, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स को रिस्ट बैंड प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से आपदा या दुर्घटना के समय उपग्रहों की सहायता से इन्हें खोजा जा सकेगा, मतलब सैटेलाइट इमेज इनकी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप देखें, मतलब ट्रैक करने का ये एक माध्यम है। रिस्ट बैंड का उद्देश्य भी यही होता है। आगे आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों के द्वारा एक क्षुद्रग्रह खोजा गया है और इस क्षुद्रग्रह को नाम दिया गया है P11 NYIA। ठीक है, तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की उपलब्धि है। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी अनिल चंद्र मुनेठा, यहाँ आप देखें ये उत्तराखंड राज्य सरकार के पूर्व IAS अधिकारी हैं अनिल चंद्र पुनेठा, इनको जनवरी 2022 में राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अक्टूबर 2021 में ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा उत्तराखंड देहरादून के आशु सात्विका गोयल को, उनका हमने पीछे भी करंट अफेयर में कवर किया है, तो आशु सात्विका गोयल को उनके सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में इन्हें यह सम्मान दिया गया, लेकिन इनका संबंध उत्तराखंड से है, ये आप जानते रहिए। 5वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कुमायूं की अल्मोड़ा जिले की मल्ली किरौली, ये मल्ली किरौली क्षेत्र है, यहाँ की धाविका संगीता किरोला, ठीक है, संगीता किरोला, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अल्मोड़ा जिले से बिलोंग करती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और कौन सी चीज में जीता है, तो ये चैंपियनशिप थी 5वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसके बाद 14 नवंबर 2021 की तारीख में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थित जौलजीबी के पारंपरिक ऐतिहासिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया। और कालीगोरी नदी के संगम पर लगने वाला ये जो जौलजीबी मेला है, ये पिथौरागढ़ जिले का काफी फेमस मेला है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत व्यापक है। इसके बाद आप आगे चलें तो यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन का बीच में टैग है। नीचे वाले फैक्ट को देखते हैं यहाँ से। उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा चमोली जिले के विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदानगर विकासखंड के तौर पर रख दिया गया, मतलब इसे स्वीकृति मिल गई है और 1 अप्रैल 2022 से ये प्रभावशाली हो जाएगा, मतलब जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो उससे पहले ये नाम बदल चुका होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अक्टूबर 2021 में लोक संस्कृति जागर ढोल सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से देहरादून नाला पानी चौक में प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ किया। ये हमने पीछे देखा था, डाटा वही है, थोड़ा सा इसमें नई चीजों को जोड़ा गया है। इस एकेडमी में लोक संगीत, पारंपरिक ढोल, दमाऊ, हुड़का डोर आदि में रुचि रखने वाले जो छात्र छात्रा या शोधार्थी हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोक विरासत जीवित रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा यानी GKMS इसे शॉर्टकट में कहा जाता है, परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया है और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये किसानों को मौसम संबंधी सेवाएं देगा, मतलब कृषि से संबंधित जो मौसम की सूचनाएं होती है, सेवाएं होती हैं, वो प्रदान करेगा। नवंबर 2021 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र को शुरू किया गया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण मसूरी में किया है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2021 को अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान, ये उत्तराखंड की यात्रा पर थे, उस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन को शुभारंभ किया, मतलब उसे स्टार्ट किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ वहां पर देखा गया, मतलब ये लोग उपस्थित थे तो मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, जब गृह मंत्री पधार रहे हैं तो ऐसे अवसर पे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो वहां उपस्थित रहेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है। मुख्य बात यह है कि यहाँ शुभारंभ किन चीजों का किया गया, तो ये घसियारी कल्याण योजना है और सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन है। इसके अलावा ये जो योजना है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी, जिसमें कि 2 कुदाल यानी 2 खुरपियां होंगी, 2 दरातियां होंगी घास काटने के लिए, एक पानी की बोतल होगी और एक टिफिन होगा, क्योंकि घास छीलने के लिए महिलाएं पहाड़ी क्षेत्रों में निकलती हैं, पशुओं के लिए वो घास इकट्ठी करके ले आती हैं। तो घसियारी कल्याण योजना ये उन्हें सपोर्ट देगी। इसके अलावा AFI ने वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2020 के लिए टीम की घोषणा की है। और टीम की घोषणा की तो उसमें खास क्या हो सकता है, खास बात यह है कि उत्तराखंड के 3 प्लेयर इसमें शामिल हुए हैं। इन्होंने 35 किलोमीटर वर्ग में
चंदन सिंह 20 किलोमीटर वर्ग में, सूरज पवार 10 किलोमीटर वर्ग में। मतलब यहाँ इनके नाम दिए हुए हैं कि कौन सा किस वर्ग में यहाँ शामिल किया गया है। तो 35 किलोमीटर वर्ग में चंदन सिंह, 20 किलोमीटर वर्ग में सूरज पवार और 10 किलोमीटर वर्ग में रेशमा पटेल का नाम इसमें शामिल है। और यह प्रतियोगिता 4 मार्च को ओमान की राजधानी मस्कट में संपन्न हो गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में श्रीनगर को उत्तराखंड का 9वां नगर निगम दर्ज किया गया है, मतलब घोषित किया गया है। और इससे पहले उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार ये पहले से ही नगर निगम थे। लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो था, इसमें अल्मोड़ा की अनुपमा उपाध्याय इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए उपलब्धि है। अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और अक्षय कुमार के पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। तो ये ब्रांड एम्बेसडरों के नाम आपको पता होने चाहिए। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुंगनाथ महोत्सव को जिला स्तरीय महोत्सव बनाने और मक्कू गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। तुंगनाथ महोत्सव का शुभारंभ यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब उद्घाटन जो है वो 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और ये गद्दी स्थल है मक्कू मठ, ठीक है, मतलब तत्कालीन जो यहाँ पे गद्दी स्थल है उसे आप देख रहे हैं, मक्कू मठ में इसको शुरू किया गया। महोत्सव का शुभारंभ वहीं से हुआ। कमल किशोर पांडे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश के परिसर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद परवेज एवं इसी परिसर के डॉक्टर अशोक कुमार को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इनके नाम याद रखिएगा, प्रोफेसरों के नाम। और प्रदेश के 3 शिक्षकों को वर्ष 2021 के भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक बड़ी बात। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में डॉक्टर राकेश कुमार को नया अध्यक्ष चुना है। ये बड़ी चीज है, आपके काम की भी है। वह वर्तमान में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत के मुख्य सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। तो 6 साल तक यही रहेंगे, इन्हें याद रखिए। उत्तराखंड में आपदा की संवेदनशीलता ज्यादा है, हिमालयी क्षेत्रों में होती ही है। तो उस संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हर जिले में भूकंप रोधी भवनों का मॉडल तैयार किया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रदेश भर में राजमिस्त्रियों को जिला स्तर पर विशेष संस्थानों के माध्यम से भूकंप रोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो ऐसे मकान तैयार करें जो भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। और अगले वित्त वर्ष से राज्य आपदा मोचन का बजट जो है वो 5 गुना बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नवंबर 2021 में हिंदी भाषा में बातें कम काम ज्यादा नाम का जो गीत है, इसको यूट्यूब पे लॉन्च किया गया। और इस गीत के निर्माता सावित्री बसेड़ा और निर्देशक जो है वो DS बिस्ट हैं। गीत का नाम याद रखिएगा। इसके बाद आप आगे देखें। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर 2022, 9 नवंबर की तारीख यहाँ पर मनाई जा रही है। तो उस मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैपिड परेड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और इसमें कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। जो नई घोषणाएं की गई हैं उसमें कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। और उत्तराखंड में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना भी की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई है। आंदोलनकारियों को 3100 रुपए पेंशन पहले मिलती थी, अभी बढ़ाकर उसको 4500 यानी 4500 रुपए कर दिया गया। जिन्हें 5000 मिलती थी उनका बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। जिला स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा ताकि वहां जो महिलाएं हैं वो ठहर कर अपनी पढ़ाई समुचित तरीके से कर सकें, क्योंकि घर पर पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को ही होती है, क्योंकि उन्हें घरेलू काम जो होते हैं उनमें लपेट दिया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मां और बच्चे के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली गर्भवती महिला को 2000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि पैसे के लालच में ही सही वो अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करने हेतु वहां आए। और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होगी, जो कि उन्हें माहवारी के लिए पैड प्रदान करेगी। सेवा का अधिकार अधिनियम, इसमें 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा, मतलब सेवा के अधिकार अधिनियम का विस्तार कर दिया जाएगा। 190 सेवाएं उसमें शामिल होंगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से, यहाँ आप देखें ये सारा साफ कर लेते हैं। अब देखिए, तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और 11 से 18 साल की लड़कियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, 104 पर निःशुल्क परामर्श, ये सब उपलब्ध होगा।
मतलब ये नंबर है, डायल करने पर निःशुल्क परामर्श मिलेगा। इसके बाद आप आगे देखें, 11 से 18 साल की जो छात्राएं हैं उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ईजा बोई शगुन योजना जो है, यहाँ आप देखें इस योजना के बारे में। ईजा बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जच्चा बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला जो है उसको 2000 रुपए की धनराशि भेंट की जाएगी। और आदि बद्री और घाट क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया जाएगा। भराड़ी सैंड जो है विधानसभा क्षेत्र, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शोध संस्थान बनाया जाएगा। मतलब ये डेवलपमेंट के काम यहाँ घोषित किए गए। इसके बाद अब ये घोषणा यही समाप्त होती है। अगला वाला जो हमारा यहाँ वन लाइनर फैक्ट का मुद्दा है वो शुरू होता है। हाल ही में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के 5 छात्रों की एक टीम ने ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन के द्वारा संचालित राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा द्वारा समर्थित अंतरिक्ष निर्माण सलाहकार परिषद में क्षुद्रग्रह की खोज अभियान के लिए इन्हें चयनित किया गया। इन्होंने क्षुद्रग्रह खोजा भी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पिथौरागढ़ गंगोली हाट के साहित्यकार उमेश पंत को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान देने की घोषणा हुई है। और यह सम्मान ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका शिवना प्रकाशन की ओर से हर वर्ष भारतीय और प्रवासी हिंदी साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। उमेश पंत को यह पुरस्कार पूर्वोत्तर पर आधारित उनकी यात्रा वृतांत दूर दुर्गम दुरुस्त के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। तो यहाँ नाम और पुरस्कार का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से पहली बार 2 दिवसीय यानी 27-28 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज महोत्सव को आयोजित करने की घोषणा हुई है। और इस महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 नवंबर, यहाँ आप देखिए 11 नवंबर 2021 को मानू बांस हरिद्वार में रबी कृषक महोत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 नवंबर 2021 को देहरादून उत्तराखंड में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तराखंड जनजातीय उत्सव पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव समारोहों का एक हिस्सा है। और यह लगभग 15 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक अमृत महोत्सव के सप्ताह भर चलने वाले समारोहों के पहले आयोजित किया जाने वाला एक अवलोकन कार्यक्रम है। मतलब उन मूल समारोहों से पहले इसको अवलोकन कार्यक्रम के तौर पे लॉन्च किया गया। इसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2021 की 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अवार्ड जीते हैं। इनमें प्रदेश ने बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो ये 3 अवार्ड यहाँ राज्य को मिले हैं, ये गौरव की बात है। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन और ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, जबकि केदारनाथ को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। तो ये किसको किसको यहाँ पे किस तरह के डेस्टिनेशन के तौर पे घोषित किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट है, ऋषिकेश है और केदारनाथ महादेव। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पिथौरागढ़ शहर के दूसरे चरण में, मतलब स्मार्ट सिटी योजना जो है उसमें कई सारे चरण लॉन्च हो चुके हैं। तो दूसरे चरण में इसको पिथौरागढ़ शहर जो है इसको शामिल किया जाएगा और यहाँ से शीघ्र नियमित हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। 12 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जिले के लिए लगभग 343 करोड़ रुपए की लागत से कुल 126 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसके संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम का 26वां, यहाँ देखें ये जो ट्रस्ट है इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर स्वामी राम है। इनका 26वां महासमाधि दिवस जो है वो 13 नवंबर को मनाया गया, यानी 26 साल पहले उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। और समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जो है, मतलब ये राज्य मंत्री हैं, इन्हें समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर चुना गया था। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 15 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद सम्मान यात्रा को शुरू किया और ये यात्रा चमोली का जो सवाड़ गांव था वहां से शुरू हुई थी। नेक्स्ट अगले वाले टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जीआई टैग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि किसको किसको मिला है। रिंगाल उद्योग जो है इसका संबंध उत्तराखंड से है और पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करता है। 15 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ सौजन्या ने महिलाओं और युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सचिवालय से मतदाता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 नवंबर 2021 को अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया।
यहाँ अपनी सरकार पोर्टल जो है ये मतलब राज्य के जितने भी निवासी हैं उनको 9 विभागों की 75 सुविधाओं के तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करेगा। मतलब ऑनलाइन तरीके से वो 75 तरह की सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग 9 विभागों की। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। वहीं उन्नति पोर्टल जो है ये राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजना की स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा, उसी के लिए इसे विकसित किया गया है। पोर्टल का उपयोग शिकायतों के समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक सार्थक पहल है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जो राज्य निवासी हैं उन्हें प्राप्त हो सके। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संरक्षण संस्थान श्रीनगर गढ़वाल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार जुगरान को 5 साल के लिए भारतीय युवा विज्ञान अकेडमी के सदस्य के तौर पर चुना गया है। तो ये बड़ी चीज है। उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म सुनपट, यहाँ आप देखें ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है, इसका नाम है सुनपट। इसका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चयन किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के डॉक्टर सुनील को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साल 2021 के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की जारी सूची में शामिल किया गया है। और डॉक्टर सुनील चमोली द्वारा फ्लूइड फ्लो और हीट एक्सचेंजर पर शोध कार्य किए जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद आप देखें नीति आयोग का ये सतत विकास लक्ष्य वाला जो अर्बन इंडेक्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि नीति आयोग की ओर से जारी जो सतत विकास लक्ष्य अर्बन इंडेक्स 2021-22 का संस्करण था उसमें देहरादून शहर ने खराब प्रदर्शन किया है। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। देश के 56 शहरों में देहरादून को 35वां स्थान मिला है परफॉर्मेंस श्रेणी में, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का शिमला जो है वो देश भर में पहले स्थान पर है। तो अपने पड़ोसियों से सीखने की आवश्यकता है। और देखिए 25 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद, यहां आप देख रहे हैं एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संदर्भ में शासनादेश जारी किया गया है। और यह योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर तैयार की गई। 26 नवंबर 2021 को वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इसके बीच में विश्वविद्यालय परिसर में एक रक्षा केंद्रित इंक्यूबेटर स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो किसके किसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थित एक संगठन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 30 नवंबर 2021 को उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम अधिनियम को निरस्त करके देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। और 27 नवंबर 2019 को तत्कालीन सरकार की जो कैबिनेट थी उसने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंध विधेयक को भंग करने की घोषणा की। मतलब यहाँ देखिए जो विधेयक है वो लॉन्च हुआ है और जो अधिनियम था पहले का उसको निरस्त कर दिया गया है और बोर्ड को भंग कर दिया गया है। तो अब मूल बात यह है कि 27 नवंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। ठीक है, मतलब इसमें 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक ये कब आया था? 2019 का था। उस समय इसे परमिशन प्राप्त हुई थी। उसके बाद 5 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को विधानसभा में पास किया गया। 13 जनवरी 2020 को राज्यपाल की परमिशन मिली और 15 जनवरी 2020 को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। मतलब ये विधेयक लॉन्च हो चुका है। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसे भंग करने की घोषणा की गई। अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। अगला वाला टॉपिक ये है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड के नैनीताल और देहरादून में पेयजल लाइन और सीवर के कार्यों के लिए 938 करोड़ रुपए के ऋण की परमिशन दी। और इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित, यहाँ आप देखें, पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनको सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड के युवा पर्यावरण कार्यकर्ता, मतलब उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता महिला है, इनका नाम है रिधिमा पांडे, यह भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। ठीक है, इन दोनों जने का नाम आप याद रखिएगा, रिधिमा पांडे और विद्युत मोहन। इसके बाद आप देखें 2 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नवीनतम विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया। और इस परियोजना के विस्तार से मक्का इकाई उत्पादन क्षमता बढ़कर 1200 टन हो जाएगी। मतलब उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, तो इसकी क्षमता बढ़कर 1200 टन हो जाएगी। इसके बाद आप देखें स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने तथा उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का बाजार में अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा रुद्रपुर गांधी मैदान, मतलब ये उत्तराखंड का है, यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर ये मतलब 10 दिन का पूरा कार्यक्रम था। तो राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन किया गया। ये 10 दिन तक चलने वाला मेला था और राष्ट्रीय सरस मेले में 147 स्वयं सहायता समूहों ने भागीदारी की थी। तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद आप देखें 5 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान,
इन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिथौरागढ़ में विधिक और चिकित्सकीय शिविर का उद्घाटन किया। मतलब इसमें कौन कौन लोग उद्घाटन किए थे उनके नाम दिए हैं। तो केंद्रीय कानून मंत्री इसमें इन्वॉल्व थे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शामिल थे। तो ये चिकित्सकीय शिविर था एक तरह का। विधिक और चिकित्सकीय दोनों तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी, ये इसकी खास बात है। इसके बाद अगली चीज को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक और चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का शिलान्यास किया। दून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला यानी सुगंधित पौधों के लिए केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को कुल 18,000 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। तो ये एक बड़ी चीज है। दिल्ली और देहरादून के बीच में सड़क से यात्रा का जो समय है वो 8 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे के सफर में हो जाएगा। और वन्य जीवों के अवरोध रहित आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटर कॉरिडोर यहाँ बनाया गया है। मतलब ताकि जो वहाँ के जंगली जीव हैं, चूंकि उत्तराखंड राज्य वन्य संपदा से भी परिपूर्ण है, तो उसको बचाए रखना ही अपने आप में चैलेंजिंग है। तो सरकार ने कम से कम ये काम किया है कि एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पर इसे डेवलप किया है और ये 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पर दिखाई देगा। 4 से 5 दिसंबर 2021 तक वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI जो है और देहरादून में वर्चुअल मोड में कार्बोहाइड्रेट के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रगति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन, मतलब इसका प्रायोजक कौन था? वन अनुसंधान संस्थान था। तो आप इसे ध्यान दें। और ये 2 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक AS रावत ने किया था। ये एक मूल बात है। इसके बाद अगली चीज को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 7 दिसंबर 2021 को चमोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। इसका नाम काफी लंबा है, इसे याद रखिएगा। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर ग्रामोद्योग पर्यटन और शरदोत्सव मेला है। इसमें खादी ग्रामोद्योग के बारे में बात हो रही है। पुष्कर सिंह धामी ने इस मेले के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ आप देखें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना इसको शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब योजना में ये उद्देश्य रखा गया है कि 53,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, उन्हें प्रोत्साहन देना, ये इसका मेन पर्पज। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के 5,000 दूध बिक्री उत्तराखंड में करीब 500 दूध बिक्री केंद्र जो है 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है और इसके लिए करीब 444.62 करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ जो दूध बिक्री केंद्र है उनकी संख्या 500 है और इसके लिए जो बजट यहाँ आवंटित किया गया है उसे आप देख सकते हैं। यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT योजना है। इस योजना के तहत राशि जो है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में जो लिंक किया गया बैंक अकाउंट है उसमें चली जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 8 दिसंबर 2021 को देहरादून जिले के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन किया। और इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति शंकर ढौडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया जाएगा और यह पुरस्कार उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी माता ने प्राप्त किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्था और स्पर्श हिमालय का संयुक्त रूप से हिमालय क्षेत्र में युवाओं के काम करने वाली संभावनाओं को लेकर अंतर संगठनात्मक सहयोगात्मक कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो किसके किसके बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के ढेला अंचल में 30 हेक्टेयर, यहाँ इसकी जो तादाद है मतलब क्षेत्रफल है उसको देखिएगा, 30 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्यजीव बचाओ केंद्र को विकसित किया जाएगा जो कि राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र होगा। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसे कि देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहा जाता है, वो स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने IT पार्क देहरादून में स्थापित राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नैनीताल में भी एक इंटरनेट एक्सचेंज को शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी और इस परियोजना का उद्देश्य सड़कों को 10 मीटर चौड़ा करना है। और केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, मतलब जो 4 धाम होते हैं उनको मौसम मतलब हर प्रकार के मौसम में, खराब मौसम रहता है तो बर्फबारी होती है, लैंडस्लाइड होते हैं, तो उस तरह की भी स्थिति में कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि ये आपस में जुड़े रहें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 17 दिसंबर 2021 को अल्मोड़ा हवालबाग में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और उद्यम स्थापना हेतु हवालबाग में स्थित रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और उद्यम स्थापना हेतु प्रारंभ से लेकर अंत तक जो उद्यमी है उन्हें सहयोग प्रदान करना है। साथ साथ युवाओं को रोजगार सृजन और व्यवसायिक सहयोग तथा नए विचार और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 23 दिसंबर 2021 को बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया है और इस महोत्सव की सफलता के लिए 2 लाख तथा कांडा में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो महोत्सव के लिए खर्चा कितना, 2 लाख, और यहाँ पे जो सामुदायिक भवन बनेगा उसके लिए 25 लाख रुपए। ये बागेश्वर जिले की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि 25 दिसंबर 2021 की तारीख थी, तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो मतलब उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस घोषित किया गया है। तो उसके अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया और सुशासन सूचकांक जो जारी किया गया उसमें समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य को जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो है 4.842 और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये इसकी पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए 27 दिसंबर 2021 को अपने स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया और समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो उसके आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड 15वें स्थान पर है और केरल जो है वो शीर्ष पर है। ये आप देख लीजिए। इसके बाद राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गांवों की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के धंस गांव को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो धंस गांव है इसको पहली पोजीशन प्राप्त हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हल्द्वानी में 28 दिसंबर 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और संसदीय कार्य शहरी विकास मंत्री बंशीधर, इन तीनों जने के सहयोग से संयुक्त रूप से बृहद कौशल सेवा योजन रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। मतलब मुख्यमंत्री और साथ में उच्च शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य शहरी विकास मंत्री जो थे वो इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे। ठीक है, मेले का नाम आप याद रखिएगा, बृहद कौशल और सेवा योजन मेला। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 29 दिसंबर 2021 को खटीमा में राज्य के पहले ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल और सुरई इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण किया। ये 2 चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास करीब 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। मतलब ये क्या चीज है, ये इको सेंसिटिव जोन है। मतलब ये एरिया जो है ये संवेदनशील है, तो इसे अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएंगी, इसका ये तात्पर्य है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT उत्तराखंड श्रीनगर के नए निदेशक ललित अवस्थी बने हैं। तो ये नई अपॉइंटमेंट जो होती है ये पूछी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2 जनवरी 2021 को यहाँ आप देखिए विधानसभा क्षेत्र झबरेडा मंडी परिसर में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रवि कृषक महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 121 योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये योजनाएं कितनी कितनी लॉन्च हुई हैं वो देख लीजिएगा। उत्तराखंड के झबरेडा में मिनी स्टेडियम और रोडवेज बस हवाई अड्डा, माफ कीजिएगा, बस अड्डा जो है वो विकसित किया जाएगा। यहाँ पे अलग ढंग से लिखा हुआ है। तो मिनी स्टेडियम बनेगा झबरेडा में और इसके साथ साथ जो बस अड्डा है उसको विकसित किया जाएगा ताकि यातायात की सुविधा समुचित तरीके से उपलब्ध हो सके। कस्बा झबरेडा में महात्मा ज्योतिबा फूले का मतलब उनकी जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा। झबरेडा जो कस्बा है ये टाउन है, तो यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। ग्राम सालियर में हाईवे के समीप एक तिकोना आइलैंड, यहाँ आप देख सकते हैं, तिकोना आइलैंड पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये कुछ शो पीस वाले काम जो है ये किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे काम का है। स्वच्छ सर्वेक्षण में ये कहा गया कि 2021 की जो रैंकिंग है तो उत्तराखंड राज्य ने अपनी पोजीशन में सुधार किया है। 10 हिमालयन राज्यों की कैटेगरी में अगर उत्तराखंड को देखें तो उसका पहला स्थान है, ये बड़ी बात है। और 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड का देश में 4था स्थान है। गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 95 अंक की बढ़ोतरी हुई है और नगर निगम देहरादून की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, जबकि नगर निगम काशीपुर का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। तो नगर निगम की स्थिति में अगर देखा जाए तो देहरादून टॉप पे है। और उत्तराखंड के देहरादून की कथाकार यहाँ आप देखें
उत्तराखंड के देहरादून की कथाकार कुसुम भट्ट को भागलपुर का प्रतिष्ठित तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिया गया है। 28 नवंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया गया, तो ये एक बड़ी चीज है। तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान है, तो ये इन्हें प्राप्त हुआ। कुसुम भट्ट का नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 270 विजेताओं को, यहाँ आप देखिए 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण, 77 रजत और 53 कांस्य तथा 79 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया। ये पदकों की संख्या आप देख सकते हैं। 51 विजेताओं के साथ ओडिशा सारणी में शीर्ष पोजीशन पे। इंडिया स्किल 2021 ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है, तो ओडिशा इसमें टॉप पे है। और इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के जो प्रतिभागी थे उन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए। उत्तराखंड से प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा, इन्होंने साइबर सुरक्षा और 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक जीते थे, तो ये बड़ी बात। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध दून स्कूल जो है, दून स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो वहां के कक्षा 9 के छात्र आराध्य जैन का चयन 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान टूर्नामेंट के लिए 5 सदस्यीय जो भारतीय टीम है उसमें हुआ है। मतलब 5 सदस्यों में से वो भी एक चुने गए। वह रोमानिया के टिमिसोआरा में जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव की बात है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। 4 दिसंबर 2021 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और उनकी आधारशिला रखी गई। उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में जलापूर्ति, इसके अलावा सड़क तथा जल निकासी प्रणाली जो है उसका विकास करना, श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम जो है उसके बुनियादी ढांचे में विकास कार्यों को तेज गति से क्रियान्वित करना, मतलब पूरा जो 4 धाम वाला प्रोजेक्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने का काम यहाँ पर किया गया। मतलब बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है वो क्या है। 24 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के शिवम रावत को नवाचार की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से और अनुराग रमोला को कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और देखिए उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को 2022 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु हुई दुर्घटना में, आपने देखा, तो मरणोपरांत इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। सुश्री माधवी बर्थवाल ये कला के क्षेत्र में चुनी गई है। सुश्री बसंती देवी जो है ये सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, और वंदना कटारिया जो है ये खेल के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चुनी गई। तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उसमें भारत रत्न सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री एक क्रम से आते हैं। अब इसके बाद आप आगे देखें, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून में 29वीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 29 जनवरी 2022 को आयोजन किया गया, और बाल विज्ञान कांग्रेस में जिला स्तर पर लगभग 1500 से भी ज्यादा बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। ये एक बड़ी बात है। फरवरी 2022 में उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर हैमल और गंगा नदी के संगम पर स्थित फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में गंगा कयाक महोत्सव जो होता है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, गंगा कयाक महोत्सव इसको शुरू किया गया। इस महोत्सव का आयोजन द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तौर पर, मतलब उनके सहयोग के साथ किया गया था। तो ये अपने आप में एक एडवेंचरस गेम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ आप देखें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट, जिसे कि ITM कहा जाता है, तो इसके द्वारा 19 फरवरी 2022 को इसका समापन किया गया। मतलब 3 दिनों तक चलने वाला ये इंडिया ट्रेवल मार्ट था, और इस मार्ट में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब उत्तराखंड का जो स्टॉल है वो इसमें पुरस्कृत हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 3 के छात्र अवीक टिक्कू ने SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंकिंग प्राप्त की है। ये एक खास बात है। आगे चलते हैं। हाल ही में नैनीताल वन प्रभाग द्वारा चिड़ियाघर में 35 लाख रुपए की लागत से 60 सीटर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी मिनी थिएटर का शुभारंभ किया गया है। और उत्तराखंड के नैनीताल में नैनीताल बैंक जो है उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने बैंक के उच्चीकृत CBS प्लेटफॉर्म फिनेकल 10 का विधिवत उद्घाटन किया। ये फिनेकल 10 क्या है? ये एक तरह का CBS प्लेटफॉर्म है। और देख लीजिए, नैनीताल निवासी डॉक्टर सना जाफरी को 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड ज्यूरी बनाया गया है। यहाँ देखें, अब ग्रैंड ज्यूरी के तौर पे इन्हें घोषित किया गया। इनका नाम आप याद रखें, सना जाफरी।
और पर्यावरणविद रवि चोपड़ा को उत्तराखंड चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद पर रखा गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उससे इस्तीफा दे दिया। मतलब इनका काम क्या था, जो चौड़ीकरण परियोजना थी उसके क्रियान्वयन में पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, इसकी निगरानी करना इनका उद्देश्य था, लेकिन इस समिति के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आप देखें, हाल ही में राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के देहरादून में सैन्य धान का शिलान्यास किया, यहाँ आप देख सकते हैं। और देखिए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। तो इनका नाम क्या है, हर्षवंती बिष्ट। ठीक, उत्तराखंड राज्य से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। वेड़ीराम अंथवाल की पुस्तक उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा औखाड़ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो ये पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, यहाँ ये उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित है। ठीक, इसके बाद आप देखें, गंगा मशाल ने औपचारिक रूप से उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में 8 नवंबर 2021 से अपनी यात्रा को शुरू किया था। और गंगा मशाल जो है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित कुल 23 स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जो स्थानीय लोगों और नमामि गंगे के जो स्वयंसेवक हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई गई है, मतलब इसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें ये सहायता प्रदान करेगी। जिला प्रशासन के साथ साथ गंगा विचार मंच और गंगा दूत यानी NYKS जो है, और गंगा प्रहरी, गंगा मित्र जैसे जो जितने भी संगठन हैं, इनके स्वयंसेवक भी इसमें योगदान करेंगे। मतलब पश्चिम बंगाल से लेकर गंगा सागर तक ये गंगा मशाल ले जा रहे कार्यबल के जो बहादुर जवान हैं उनकी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर गंगा मशाल एक गंगा जागरूकता अभियान के तौर पर चलेगी। इसे आपने देखा, उत्तराखंड का जो ऋषिकेश और हरिद्वार है वहां से अपनी यात्रा शुरू करेगी। तो गंगा की शुरुआत भी उत्तराखंड से ही होती है, तो ऐसे इसको शुरू किया जाएगा। और जो गंगा सागर है, जहाँ गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, तो उस स्थान तक ये चलेगी। इसके बाद आप आगे देखें, अब ये पैराग्राफ वाला थोड़ा करंट अफेयर है। इसमें कहा गया कि आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और आयुष सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। तो ये जो आयुष सेवाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आयुष मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य में आयुष के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सारी जो सार्थक पहल है उनको घोषित किया। और राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी NAM योजना के तहत घोषित इन पहलों में राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल दवाओं और जो आयुष उद्योग है उसके विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे आयुष विधियां जो है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होगा, मतलब ये समृद्ध परंपरा जो है ये बनी रहेगी। और उत्तराखंड के मतलब राज्य की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को यहाँ ये पूरा करने में सक्षम है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में योगदान करने की क्षमता है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के पास आयुष से संबंधित जो सामग्री है, यानी जो रॉ मटेरियल कहा जाता है, कच्चा माल, यानी औषधि युक्त वनस्पतियां, वो प्रचुर मात्रा में है। तो उनका समुचित इस्तेमाल इसमें एक मुख्य कड़ी। और प्रमुख आयुर्वेदिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में एक मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र देश के लिए नोडल केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, जो देश और दुनिया के छात्रों को आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा। तो ये मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र जो है ये एक तरह का नोडल केंद्र है। अन्य घोषणाओं में राज्य में 10 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना, कोटद्वार में 50 बिस्तर वाला आयुष अस्पताल खोलना और हरिद्वार के पिरन कलियार में 50 बिस्तरों वाला यूनानी अस्पताल, दोईवाला में सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आम जनता के लिए जो आयुष सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल आयुष इकाइयां, मतलब आयुष रथ जो है उनका प्रावधान, ताकि ये जगह जगह जाकर जागरूकता फैलाएं। साथ ही साथ आयुष सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से वेलनेस केंद्रों के अलावा 100 और आयुष वेलनेस जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। इतनी सारी चीजें, इतने सारे जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए। अब इसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार की खेल नीति को देख लेते हैं। तो 23 नवंबर 2021 को खेल नीति 2021 के मसौदे को मंजूरी मिली, यहाँ आप देख सकते हैं। नीति के रूप में राज्य सरकार ने विभिन्न मतलब जो सरकार का राज्य का विभिन्न हिस्सा है वहां पर उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार का ही अपना प्रोजेक्ट है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर एक अलग फंड आवंटित किया जाएगा। फंड से इन्हें प्रोत्साहन प्राप्त होगा, मतलब आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और प्रदेश की नई खेल नीति के हिसाब से ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद, यानी जो ग्रेड पे
5400 होता है उस पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, इन सब में पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रेड पे 4600 से लेकर 4800 में सीधी भर्ती पदों पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में 30 से लेकर 50% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये प्रोत्साहन देने का तरीका है। नीति प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 5% खेल कोटे का भी आश्वासन देती है, मतलब 5% खेल कोटा होगा उनके लिए रिजर्व। और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से लेकर 23 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं, ऐसे कुल 2600 युवाओं की पहचान की जाएगी और प्रत्येक जिले से 100 लड़कियों और लड़कों की पहचान, मतलब संख्या पहचान की जाएगी, जिन्हें कि 2000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उनका योग्यता परीक्षण होगा कि वो कुशल हैं अथवा नहीं। प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, यहाँ आप देखें, परिवहन निगम के द्वारा बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 5% खेल कोटा भी दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी और मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्राधिकार कुल 3900 युवा खिलाड़ियों की पहचान करेगा, जिसमें कि 1950 लड़के और कई लड़कियों की 13 जिलों में से प्रत्येक में 301 और ब्रेक के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चयन हो रहा है, इसे आप देखें, ये उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है। तो इसमें 3900 युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान होगी। अब इसमें जो चुने जाएंगे लड़के और लड़कियां, इसमें लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, वो हर जगह है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इनका कौशल परीक्षण होगा, ठीक है, जितने चुने जाएंगे। उसके बाद जो इसमें योग्य साबित होंगे उन्हें ये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है। तो इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 8 अक्टूबर 2021 को किया गया था और इस वर्ष की थीम इंडिया @75, भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया @75, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये विकास के प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मतलब आगे का रोड मैप तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना कि देश को कैसे डेवलप किया जाए और हर राज्य कैसे समुचित रूप से विकास कर सके। इसके बाद आप देखें, इस सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिक्की तथा पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर आपको याद होंगे। और अगला हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है, यहाँ पे ये समाप्त होता है, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसका शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया था 30 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और इसके बारे में जो विचार है वो 1976 में ही आया था, लेकिन ये बहुत समय से लटकी हुई थी। तो देहरादून जिले में, यहाँ उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव के पास में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा ये कंक्रीट का बांध बनाने का प्रस्ताव है। यमुना पे ये डैम बनेगा, इसकी ऊंचाई होगी 204 मीटर, ठीक। और इस परियोजना से 6 राज्य लाभान्वित होंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे पेयजल, सिंचाई और विद्युत की आपूर्ति होगी। और लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा 6 राज्यों के बीच में 12 मई 1994 को जो समझौता ज्ञापन हुआ था उसकी व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। और नदी जल विवाद तो होते ही रहते हैं, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बनते रहते हैं। मूल बात यह है कि अब यमुना के प्रवाह पर भी अंकुश लगने वाला है। तो यमुना पहले से ही प्रदूषण से करा रही है और जब इनमें जो जल की धारा है वो घटेगी, ये स्वाभाविक बात है कि जब डैम बनेगा तो पानी का प्रवाह कम होगा और पानी का प्रवाह जब कम होगा तो प्रदूषण और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। ये एक खतरनाक स्थिति है और इससे जो जल संपदा है वो खतरे में आ जाएगी। तो बांध बनाकर हम ऊर्जा तो ले लेते हैं, फायदा ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति को एक दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो तो पहुंचेगा ही। तो यहाँ तक हमने ये करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें कवर किया है और आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार।